तो देखिए हम पहले ना एक बेसिक आइडिया हमारा बनाएंगे, ठीक है। ये पॉलिटी पढ़ने का तरीका है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का एक नेचर होगा। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी का अलग नेचर है, पॉलिटी का अलग नेचर है, सोसाइटी का अलग नेचर है, सबका अलग नेचर है। करंट अफेयर्स पढ़ने का अलग नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर। देखिए पॉलिटी का जो नेचर होगा, बेस्ट नेचर जो है ये है कि अपन ने देखिए बेसिक स्ट्रक्चर अपन को कुछ पढ़ना होगा पॉलिटी का, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है। जो मैं आपको बोलता हूँ फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटी, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड योर प्रेम्बल, ठीक है। ये प्रेम्बल ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट ये किसी से भी अटेम्प्ट नहीं होते। प्रीलिम प्रेम्बल रटने भर से कुछ नहीं होता है इसके अंदर, इसमें अपन को समझना होता है, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि पिन पॉइंट कैसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, और हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि आगे क्या क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और होपफुली कि वो क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पिछली जो प्रीलिम्स के अंदर इस तरह का हो गया था मेरे साथ, कि जो मैंने क्वेश्चन के लिए बोला था स्टूडेंट्स को, वो क्वेश्चन एक्सीडेंटली अपन बोल सकते हैं आ गया था। तो हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि भाई प्रीलिम्स वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। देखिए हमारा स्टाइल ऐसा भी रहेगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए गए, हर टॉपिक में हम ये भी देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं हम, और उसके ऊपर और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके अलावा, उसके ऊपर अपन काम करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़े बहुत प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे, हम 10 to 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे पूरे कोर्स के अंदर, राइट। So first of all, we have to understand the basic structure, and on that basic structure, we will build the foundation of administration part of constitution, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके ऊपर अपन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो होगा उसके अंदर हम फोकस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि हम पहुंच गए थे माउंटबेटन प्लान तक, ठीक है, और हमने आजादी दिला दी थी भारत को। पर उससे पहले, आजादी से पहले एक काम हो चुका था, एक चीज बन गई थी जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये है कि वो लोग, वो गिने चुने लोग, वो अवेंजर्स जिन्होंने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा, उन लोगों की असेंबली, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब ये लोग, अब देखिए प्रीलिम्स में कहां से आएगा क्वेश्चन कि ये लोग कहां से आए, ठीक है। इन लोगों का कितना नंबर था, किस तरह से हमने देखा कि पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी, पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी हुई, ये सब चीजें हमको पढ़नी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मुलेटेड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। पर इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कंट्रोवर्सी पार्ट और ये सारा पार्ट जो है वो दैट इज हिस्ट्री सेक्शन। अभी अपन क्या करना है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर हम फोकस करेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है, उसमें ग्रुपिंग्स वाला क्या सिस्टम था, मुस्लिम लीग को क्या प्रॉब्लम थी, कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम थी, ये सब हम किसके लिए रिजर्व करके रख रखे हैं, हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में भी कुछ पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1940 के बाद वाला जो पोर्शन होगा उसके अंदर हम उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, राइट। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमको समझना है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आप सबको बता रहा था कि अभी तक जो अपना जो पोर्शन हुआ है, ठीक है, दैट इज हिस्ट्री प्लस पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। और ये है कि एक आपको ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि भाई देखो, जो टिपिकल पार्ट है वो अपन ने पहला कर लिया है, ठीक है। अब अपन इजी पार्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसको फील वेरी वेरी लाइट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। और फिर नहीं आते हैं तो हम तो हैं आपके पास, और इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर हम देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो कि हमारे फोर फादर्स हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स और फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग हैं, उनके बारे में आज हमको पढ़ना है कि कैसे वो लोग इलेक्ट हुए थे, कैसे इसके अंदर आए थे, किस तरह से इसके अंदर पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, ये सब पार्ट हमको इसके अंदर पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव विच इज कंपोज फॉर ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। उनका काम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, उसका काम खत्म, उसका और कोई काम नहीं है, उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया एक बार बच्चों, तो वो क्या हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी एंड अडॉप्टेड, और अडॉप्ट कर लिया जाता है, द असेंबली इज डिसॉल्व। असेंबली क्या हो गया, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अंदर किस तरह से लोग आएंगे ये हम इसके अंदर देखेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स जो थे ना, वो 389 मेंबर्स थे। ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये डिसाइड करा, देखो 389 मेंबर्स आने चाहिए तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से।
अब हम ये पढ़ गए हैं कि इंडिया जो था पहले, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, आपने देखा था कल के लेक्चर में कि दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और ये येलो वाला पोर्शन है, जो पीला वाला पोर्शन है, दैट इज व्हाट, प्रिंसली स्टेट। ऐसी प्रिंसली स्टेट बहुत सारी थी, है ना, 554 अप्रोक्सीमेटली प्रिंसली स्टेट थी हमारे पास। तो हम देखेंगे कि अब हमको जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा बच्चों, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी होगी, इसके अंदर वो लोग बैठेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो इन लोगों के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा कि आप दोनों लोग आओ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं मिलकर, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट से जितनी सीट्स आई वो आई 93 सीट्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, एंड ब्रिटिश इंडिया से जो सीट्स आई वो आई 296, ठीक है। ये सब उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई देखो, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सीट्स विल बी डिसाइडेड, और सीट्स इस तरह से ब्रिटिश इंडिया के अंदर 296 सीट्स और प्रिंसली स्टेट के अंदर 93 सीट्स इन्होंने डिसाइड करा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर बुलाया जाएगा कि भाई प्रिंसली स्टेट वालों तुम भी आओ और ब्रिटिश इंडिया वाले तुम भी आओ। अभी तक पार्टीशन का कुछ आइडिया नहीं था कि पार्टीशन होगा कि नहीं होगा। अभी तक माउंटबेटन साहब नहीं आए, ये 1946 की बात चल रही है। इज दिस ओके विद एवरीवन, राइट? तो यहाँ तक अपन समझ गए, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, इनमें से कुछ लोग आएंगे, बैठेंगे, असेंबल करेंगे, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा डिसाइड हुआ कि 389 लोग आने चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, ब्रिटिश इंडिया के अंदर हमने देखा ये अपना ब्रिटिश इंडिया है रेड पोर्शन, और प्रिंसली स्टेट इज येलो पोर्शन। इनके अंदर से दोनों लोग यहाँ पर आकर बैठेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत होगी। ऐसा इस तरह से बोला गया। होता क्या है देखते हैं आगे। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए ईच प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट, प्रोविंस किसको बोल रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स वाली जो प्रोविंस है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया वाली जो प्रोविंस है उसको अपन प्रोविंस बोल रहे हैं, ठीक है। एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीलिम्स कैन बी आस्क्ड कि जब हमने ब्रिटिश इंडिया के अंदर से लोगों को बुलाया, 296 लोगों को, और उधर से लोगों को बुलाया प्रिंसली स्टेट के लोगों को, तो सीट्स को प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन डिसाइड किया। proportion to the population they have to come and sit together, right? तो प्रिंसली स्टेट के अंदर से 93 लोग हैं और उधर से 296 है। दे कैन आस्क यू कि किस तरह से हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन। अब हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं कि हमने एक असेंबली बनानी है जिसके अंदर लोग बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन का है कि कौन लोग आएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये है कि कितने लोग बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, की भाई सबको तो नहीं बुला सकते, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या एक लॉ भी नहीं बन सकता फिर तो, अगर सब आ जाएंगे। तो हमने देखा पहले 296 आएंगे ब्रिटिश इंडिया के अंदर से, और 93 लोग आएंगे किसके अंदर से, प्रिंसली स्टेट के अंदर से। और ये कैसे डिसाइड हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। पहला क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, किस तरह से हुआ रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। रफली 1 सीट्स वर अलोकेटेड फॉर एवरी मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। 1 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर रफली एक सीट होगा, और इसके हिसाब से इस तरह से इनका बटा 296 और 93, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश इंडिया, अब सिर्फ हम ब्रिटिश इंडिया के पास बात करते हैं। अभी हमने ये देखा था कि ब्रिटिश इंडिया के पास कितनी सीट्स थी, 296 सीट्स, और 93 सीट्स इनके पास, और 389। अब ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी 3 पार्ट्स के अंदर सीट्स का डिवीजन करा जिससे कि रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है। 3 पार्ट्स के अंदर सीट्स का डिवीजन करा। तो इनके अंदर एक तो मुस्लिम्स को दिया, बिकॉज मुस्लिम लीग और मुस्लिम्स जो लोग थे वो चाहते थे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। अगर ओवरऑल रिप्रेजेंट, तो कुछ तो मुस्लिम्स के पास आएंगे, ठीक है। कुछ सीट्स किसके अंदर हुआ, कुछ सीट्स सिक्स के पास आई, और कुछ सीट्स क्या है, जनरल्स के पास आई। जनरल का मतलब क्या है, जो मुस्लिम और सिख नहीं है। अब आपको ये याद नहीं करना है हर एक का कि भाई इसमें कितने मेंबर, इसमें कितना, इसमें कितना, ऐसा नहीं याद नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये चीज क्या हुआ, ये चीज इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया ने 296 ब्रिटिश इंडिया के अंदर होगा, इसमें मुस्लिम होंगे, सिख होंगे और जनरल होंगे, ठीक है। अब जनरल में कौन कौन हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख को हटा के जो भी होंगे उसको जनरल में डाल देंगे। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका जो है आएगा, बच्चों साथ साथ नोट्स बनाते चलो, है ना। और कोई भी दिक्कत हो, रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। तब की तब रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, ऐसे चलेगा अपना, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ठीक है। तो मुस्लिम और सिख जो है ना, उनको, उनके अलावा जो भी लोग हैं वो जनरल है। तो ऐसा पूछा जा सकता है ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो जनरल थे वो कौन थे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी मत लगा के आ जाना कि शेड्यूल कास्ट वाले नहीं थे। जनरल कैटेगरी, जनरल का मतलब है मुस्लिम और सिख नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया के अंदर 3 लोग हैं, ठीक है, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल के अंदर वो लोग आ रहे हैं जो मुस्लिम और सिख नहीं है, ठीक है। 296 ब्रिटिश इंडिया के अंदर है, 93 इसके अंदर से, है ना। मैं रिपीट भी आपके बार कई बार तो मैं आपको रिपीट ही करवा दूंगा जिससे याद हो जाए। क्लास में फुल कंसंट्रेशन, क्लास में फुल कंसंट्रेशन होगा तो चीजें आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है।
अब देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में था, आपने देखा था 1937 के अंदर हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, और उसके बाद इलेक्शन हुए थे। फिर हमने 1939 के अंदर वो इलेक्शन के अंदर हम निकल गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण। ठीक है, यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। अब 1946 के अंदर वापस इलेक्शन होंगे, सब नेता लोग वापस इलेक्शन करेंगे, और उसके अंदर खूब पार्टीज होंगी, और सब वापस से इलेक्शन करेंगे। ठीक है, और उस इलेक्शन में जो लोग होंगे ना, वो इलेक्ट करेंगे किसको? वो इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को। ठीक है, दे विल इलेक्ट एंड नॉमिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पीपल। ज्यादा क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो होंगे वो कहां से आएंगे? ये लोग, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई मेरे को बताएगा कि ये लोग जो इलेक्ट होते थे, तो क्या सभी लोग इलेक्ट करते थे इनको, या कुछ ही लोग कर पाते थे? प्रियंका मुझे 10%। कुछ Only 10 10%। percent. 10%। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सबको याद है। ओनली 10% विल डू दैट। ठीक है, तो अब देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन में 10% लोगों ने इन लोगों को इलेक्ट करा, और इन लोगों ने इन लोगों को इलेक्ट करा। मतलब खुद तो कुछ तो इनमें से ही थे, और कुछ बाहर के लोगों को भी इलेक्ट कर लिया, और नॉमिनेट भी किया। ठीक है, अब बताते हैं नॉमिनेट करने का मतलब क्या है, वो भी हम समझ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना, कि यहाँ से ऊपर गए और ऊपर वालों ने इलेक्ट करा, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। जैसे कि राज्यसभा मेंबर का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना बच्चों, वैसे ही यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर का कैसा इलेक्शन होता है कि वहां पे जो एमएलएस बैठे होते हैं, एमपीज बैठे होते हैं, सॉरी, वो एमपीज इलेक्ट करते हैं उसको। है ना, हम नहीं करते राज्यसभा के मेंबर को, हम नहीं इलेक्ट करते, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। एमपीज जो बैठे होते हैं राज्यसभा के अंदर, वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट करेंगे राज्यसभा के कोई भी नॉमिनेशन जो होगा, जिसका भी, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स खड़े होते हैं, उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, राज्यसभा कैसा होता है, वैसे ही यहाँ पर हुआ। इन लोगों को हमने इलेक्ट करा, नो डाउट अबाउट दैट, पर हम सबने इलेक्ट नहीं करा, सिर्फ 10% ने करा। लिमिटेड फ्रेंचाइजी। ठीक है, सिर्फ 10% लोगों ने इनको इलेक्ट करा। ये पढ़े लिखे लोग जो टैक्स देते हैं, एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन है जिसके पास, कुछ ऐसे क्राइटेरिया रखे गए। ठीक है, तो उनमें 10% लोग ही थे, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ही, एजुकेटेड पॉपुलेशन ही बहुत कम थी उस वक्त, राइट, लिटरेसी रेट ही बहुत कम थी। तो ऐसे लोग, इन लोगों को क्या करा, इन लोगों को 10% लोगों को कहा कि तुम इलेक्ट करो। इन्होंने 1946 के अंदर इलेक्शन कर दिया, और इलेक्शन से यहाँ से जो इलेक्ट हुए, और वो लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लोगों को, वो लोग बताएंगे कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जाएगा, वो इलेक्शन करेंगे। ठीक है, और इलेक्शन जो हुआ, वो किस लोगों के द्वारा हुआ? इन लोगों के द्वारा। ऐसे हमारे लोग आए, ऐसे जो लोग होंगे, वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा स्वामी, ठीक है, या फिर आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग जो आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, यहाँ पर जो है ना, वो इस तरह से है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर। हर कम्युनिटी मतलब जनरल के अंदर कौन कौन, उसके अंदर ब्रिटिश इंडिया के अंदर कौन कौन आ रहा है? हिमांशु सिंह बताओ, 3 जने कौन कौन आ रहे हैं, जल्दी से फटाफट, हिमांशु सिंह। ब्रिटिश इंडिया में सर ये जो अपना चीफ इलेक्शन जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है सर, नहीं 6। नहीं, इसके अंदर और 3 कौन कौन सी कैटेगरी थी, अभी मैंने बताई थी आपको। अच्छा, वो सिख था सर, सिख, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम, सिख और जनरल। 5 मिनट के लिए तो याद रख लो कम से कम। ठीक है, तो जनरल के अंदर वो है जो भी टोटल पॉपुलेशन माइनस अगर तुम करोगे मुस्लिम और सिख को, तो वो जनरल के अंदर है। इन तीनों लोगों के अंदर, तो देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी मतलब मुस्लिम, सिख और जनरल वाले, वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम्स को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सिक्स जो है वो सिख को इलेक्ट करेंगे, और हिंद जनरल जो है वो जनरल को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से तीनों इलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। राइट, इस तरह से हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया में से जो 3 लोग आए थे, मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक है, इस तरह से है। अब क्या हुआ देखिए, अब जब इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन होगा तो पार्टी लड़ेंगी, जैसे बीजेपी कांग्रेस लड़ती है, वहां पे मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस प्लस और पार्टीज, ठीक है, छोटी मोटी पार्टी, इंडिपेंडेंट्स भी थे। इन तीनों ने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, इन सब ने इलेक्शन लड़ा मिलकर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, और उसके अंदर जीत ऐसी हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती 208 सीट। देखो मेजोरिटी, 80% सीट तो इनके पास चली गई अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मुस्लिम लीग वाले जीते 73 सीट्स। ठीक है, और स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट जीते 15 सीट्स। अब ये लोग जो आएंगे, ये लोग आ गए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर।
अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इसके अंदर से इलेक्ट करेंगे किसको, अपने जो लोगों को इलेक्ट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अपने इलेक्ट करेंगे, राइट। हाउएवर द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे away। प्रिंसली स्टेट ने बोला कि हम तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो प्रिंसली स्टेट तो चली गई, 93 वाले तो चले गए। और इन तीनों का अगर आप देखो, इन तीनों के अंदर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो जीती है वहां से, तो उसने 208 सीट्स इतना जीती कि हाँ उन्होंने इलेक्ट जो करे वो 208 करे, ये 73 करे और ये 15 सीट करे। कोई इसको तीनों को ऐड करके मेरे को बताए कितने सीट्स आ रही हैं जल्दी से। 292 सर। 292 सीट देना है बच्चे। 293 296 296 538 886 होता है। 296 296 296 ना, प्रीलिम्स भी होता है एक अपना, उसके अंदर सीसाइड भी होता है, 296 ही है क्या, 8 9 10 11 4 सीट्स तो सर 4 चीफ कमिश्नर को दिया गया ना, इसमें तो 296 ही होगा शायद। हाँ इसके अंदर तो 296 है ना, ये तीन का ऐड कराया था मैंने, 08 73 और 15। तो कितना हुआ सर 292 सर 292 है ना, कितना हुआ यार इन तीनों को ऐड करो, 208 को ऐड करो, 296 296 हो रहा है। और 15 को ऐड करो, 296 296 से होगा आई थिंक। मुझे लगा कि मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ कि यार 8 और 3 11 होते हैं कि मैं ये सोचने लग गया, ठीक है। तो 296 है, तो ये टोटल है 296, ये समझो। और ब्रिटिश इंडिया के अंदर अपने कितने थे, ब्रिटिश इंडिया के अंदर अपने 296 ही थे, ये देखो, ठीक है। तो इतना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो स्मॉल ग्रुप्स, और जो वो थी 93 सीट्स थी, ठीक है, 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट की, उन लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम नहीं बना रहे कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से उन्होंने बोला, ठीक है। चलो ठीक है, बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा राजा महाराजा लोग हैं, क्या कर सकते हैं इनका। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, प्रिंसली स्टेट स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी ना, वो थी मुस्लिम लीग की 70 थी, और अभी तक पार्टीशन इनको मिला नहीं था। इनके मन में कसक है कि हमको हमारा नेशन चाहिए था, वो पाकिस्तान, जिसको ये प्यार से पाकिस्तान जिसको बोलते थे। पी फॉर क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, जल्दी से बताओ। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान, के फॉर कश्मीर, और एस, तान का मतलब क्या है, तान का मतलब है एस फॉर सिंध, और तान का मतलब है बलूचिस्तान, ठीक है। ये जो प्यारा पाकिस्तान था इनका, ये नहीं मिला हमको अभी तक, ठीक है। कोई आए, कोई राजा आए, कोई वायसरॉय आए, कोई कुछ भी आए, कोई गवर्नर जनरल आए और हमको वो दे दे। तो कौन गवर्नर जनरल आकर दिए थे इनको पाकिस्तान, एनीबॉडी? माउंटबेटन सर। ऑब्वियसली माउंटबेटन प्लान का ये वेट कर रहे हैं 1947, अभी क्या चल रहा है 1946 चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा होगा, 93 लोग तो आए नहीं, बैठे ही नहीं, इन्होंने कहा कि हमको तो बैठना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम छोटे लोग, हम राजा महाराजा। तो राजा महाराजा लोग नहीं बैठे थे, ये आपको याद करना है, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए, मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड बाय द लिमिटेड फ्रेंचाइज, जो कि 10% थी सिर्फ। तो खुद ही 10% से हुए, और ये खुद क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं। तो हाईली क्या था, हाईली अनरिप्रेजेंटेटिव आप बोल सकते हैं, बट हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का लिया गया था इसके अंदर, ये बहुत अच्छी बात थी। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कोई ना कोई था, नहीं था तो उसको नॉमिनेट करके ले आती थी, है ना। और इसके अंदर कांग्रेस की आपको तारीफ करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आधे टाइम तो आइडियलिज्म में खोए रहते थे, उनको डेमोक्रेसी का बहुत सवाल रहता था आधे टाइम। तो उनको चाहिए था कि डेमोक्रेसी रहे सिस्टम के अंदर, और वो अपोजिशन पार्टी लीडर्स को भी अपनी जो सीट्स थी उसके ऊपर नॉमिनेट्स करने लगे, जो भी कांग्रेस के पास सीट्स थी 208 सीट्स, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। हर तरह के लोग, लीगल एडवाइजर से लेकर पढ़े लिखे लोग से लेकर बिल्कुल गरीब किसान के लोग वाले भी इसके अंदर आ गए, लीडर्स भी इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो हाईली अनरिप्रेजेंटेटिव थी, बट क्योंकि 10% फ्रेंचाइजी और उससे वो लोग कर रहे हैं, बट इसके अंदर जो मेंबर्स थे अगर हम देखेंगे तो सारे लीगल एडवाइजर, बहुत उस वक्त के इंटेलेक्चुअल लोग सब थे, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि बंगाल से करी थी, बी आर अम्बेडकर गए थे, ठीक है, पर बंगाल चला गया पार्टीशन के बाद किधर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े हुए थे पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो अब बी आर अम्बेडकर को लाना जरूरी था, तो उनको बंबई की सीट से लिया गया
मुंबई की सीट से कांग्रेस ने लिया उनको क्योंकि ही वाज द मैन जिसके पास क्या थी, हाईली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी उनके पास लीगल डोमेन के अंदर। तो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कम रह जाता, इसलिए उनको लेना जरूरी था। तो ऐसा नहीं था कि भाई अपोजिशन वालों को बिल्कुल देख ही नहीं रहे, नहीं, सबको लिया था उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बिल्कुल ध्यान रखना, राइट। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करी, पर आपने देखा है कि प्रिंसली स्टेट ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं करा है, राइट। हम ऐसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स के अंदर, देखो प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे तो पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, पर हर पॉइंट में बता रहा हूँ कहां पर प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स सबको बनाना है, जो भी शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहा है ना वो गलती कर रहा है बहुत बड़ी, ठीक है। तो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, व्हाट डज इट मींस? इट मींस जैसे कांग्रेस की 208 सीट्स हैं, तो कांग्रेस ने कुछ तो अपने इलेक्टेड लोगों को बिठा दिया, ठीक है, इलेक्टेड करके, कुछ को नॉमिनेट करके जो पार्टिसिपेट कर ही नहीं उनको भी नॉमिनेट करके इसके अंदर डाल दिया कि भाई आप भी आ जाओ, आप हमारी तरफ से आ जाओ, ठीक है। तो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड था, ये आपको इसके अंदर याद रखना है, राइट। देखिए, इट इज इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस हैड ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 208 सीट है, और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर, 208 सीट है, ठीक है। बट द कांग्रेस पार्टी हैड नॉमिनेटेड सेवरल मेंबर फ्रॉम आउटसाइड द पार्टीज फोल्ड। पार्टी के अंदर से नहीं होकर बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट भी किया गया, ठीक है। Many of them were the legal experts and leading legislature in the previous British Indian legislature। जो पहले ब्रिटिश इंडिया के लेजिस्लेचर था उसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे लीगल एक्सपर्ट थे उसके अंदर। इसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी लिया गया कि आप लोगों को उनसे भी राय ली गई कि आप लोग जो है वो राय दो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। भाई पहली पहली बार कुछ रेसिपी बना रहे हैं तो उसको कैसे बनाया जाए तो हमको नहीं पता, हम तो पहले से बहुत ही जो है कि आपका जब आपका मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ तब से ही हम स्लेव हैं, ठीक है, हम तो आपके अंडर में ही काम कर रहे हैं, आप लोगों ने हमको कभी कुछ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप ही नहीं करने दिया। पर फिर भी हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे BN राव हो गए, जैसे हमारे BR अम्बेडकर हो गए, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे पास। कम्युनिस्ट लीडर बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे उस टाइम पर, मुखर्जी और ये टाइप के लोग थे बंगाल के अंदर, वो तो इंटेलेक्चुअल थी, राइट। उन लोगों की सहायता से हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, पर हमको आपकी भी हेल्प चाहिए, ठीक है। तो सेवरल ब्रिलियंट ऑफिशियल्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय सर BN राव ने लेड करा उनको, और इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने बनाया? मेड बाय BN राव एंड हिज टीम। और उस ड्राफ्ट को एनालाइज कौन कर रहा है? BR अम्बेडकर एंड हिज टीम। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन है? BR अम्बेडकर। वो BR ड्राफ्ट अम्बेडकर। को, बने हुए ड्राफ्ट को, BN राव के ड्राफ्ट को वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर अमेंड करेंगे, उसके अंदर चेंजेस करेंगे और दूसरी डायमेंशन के अंदर देखेंगे। तो ड्राफ्ट का था मतलब हल्का फुल्का लगा दिया कि ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, फॉर्मेटिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे हम ये प्रिंसिपल्स और इन सबको देखेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने ड्राफ्ट बना कर दिया, और ड्राफ्ट के ऊपर अमेंड करना, ये सब करना, BR अम्बेडकर एंड हिज 7 मेंबर टीम। कौन थे वो 7 मेंबर, वो भी पढ़ना अपन को जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजें हम याद करेंगे। एक्सपर्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर फ्रीक्वेंटली कंसल्टेड, ठीक है, बाहर के लोगों से, फ्रांस के लोगों से, इन लोगों से क्या करा, कंसल्टेशन करने लगा, राइट। ओके स्वाति, यू कैन अटेंड द रिकॉर्डेड लेक्चर, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। The precedents of the foreign constitution were carefully studied। उनकी carefully study करा गया कॉन्स्टिट्यूशन को, कहाँ से क्या लेना है हमको, पहली बार हम बना रहे हैं। सोच कर देखो, पहली बार इतने बड़े देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है जिसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो हम लोगों ने क्या करा है, सब डायमेंशन के अंदर कहीं कोई लूप होल ना रह जाए, इसके लिए हर डायमेंशन से हम चीजों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कि जिसके पास जितनी नॉलेज है ले लो, और बाकी की नॉलेज बाहर के लोगों से ले लो, इस तरह का हमारा डायमेंशन के अंदर चल रहा है, राइट। अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कुछ चीजें कि इन इलेक्शन द कांग्रेस इमर्ज्ड एज द मेजॉरिटी पार्टी। इलेक्शन के अंदर 80% सीट अप्रोक्सीमेटली उसके पास थी। फर्स्ट सेशन ऑफ असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है। इट वाज प्रिसाइडेड बाय, अब देखो ये है फ्रेंच। फ्रेंच के अंदर क्या होता है, फ्रांस के अंदर क्या होता है कि जैसे पहली पहली मीटिंग होती है ना, तो सबसे बुजुर्ग आदमी जो होता है, ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग होता है प्लस इंटेलेक्चुअल होता है, तो उसको बोलते हैं कि भाई तुम पहले कर लो, तुम बन जाओ पहले, फिर तुम इलेक्ट करना किसी को, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन ना होके कि तुम बन जाओ और फिर तुम इंटरिम बनो और फिर तुम क्या करो, इलेक्शन करना। जैसे कि हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर, ठीक है, इस वाली लोकसभा के अंदर आई थिंक जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है, वो कमलनाथ थे कांग्रेस के, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने
इलेक्ट करा फिर स्पीकर को, और फिर स्पीकर काम करता है। तो इन लोगों ने भी पहली बार मिले तो बोले कौन इलेक्ट करेगा भाई अपना जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, कौन इलेक्शन कराए, मतलब मेजोरिटी से बोलेंगे कि कौन प्रेसिडेंट होगा। तो इन्होंने बोला डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा, आप थोड़ी दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप क्या करो, प्रेसिडेंट बन जाओ, ठीक है। 2 दिन के लिए मतलब 1 दिन के लिए प्रेसिडेंट बन जाओ, जिसके अंदर क्या करो, 1 दिन के अंदर आपको क्या बोलना है, सिर्फ ये बोलना है कि कौन कौन किसको चाहता है कि कौन प्रेसिडेंट बने। सब बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद, बस तुम्हारा काम खत्म, घर जाओ, ठीक है। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है, उन्होंने पहली बार प्रिसाइड करे, बट ही इज नॉट परमानेंट, ठीक है, टेम्परेरी सीट है ये उनकी, ठीक है। इनको जाना है जैसे राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिसको अपन प्यार से एससी मुखर्जी बोलेंगे, ठीक है, वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, देखो प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है। डोंट गो हियर एंड देयर, ठीक है, इधर उधर सर्च मत करना कहीं पर भी कुछ भी, ठीक है, करना चाहो कर सकते हैं, बट अपना टाइम वेस्ट मत करो और कंसंट्रेट करो इन्हीं नोट्स के ऊपर। इन्हीं नोट्स के अंदर से सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। जस्ट चेक कर लो एक बार में कौन कौन नहीं आया है। इथिक्स के जो सारे स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पर है ना, उन लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट है कि भाई तुम लोग सब टाइमली है ना पेपर दोगे, किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। एथिक्स के बच्चों को बोला जा रहा है, ठीक है, जो भी बच्चा है कि सर हमको हमारी क्लास रहती है उस वक्त ये नहीं कर, पेपर राइटिंग उसी टाइम पर होगी, ठीक है। और अगर बहुत ही ज्यादा है तो आप अंकित से बात कर लेना, अंकित एक बार मेरे से पूछ लेंगे, इफ वी अलाउ ना देन ओनली आपका जो आज का पेपर हुआ है ना वो चेक होगा, ठीक है। पहला पेपर मैं सबका चेक कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, करना ही है मेरे को, सबका सब कुछ ही चेक करना है, बट ये है कि तुम डिसिप्लिन में रहो इसलिए, ठीक है। तो अभी अंकित को बोल देना जिसने भी लेट दिया है ना, ये एक अनाउंसमेंट करना था, जो भी 6 के है, आज फर्स्ट टेस्ट हुआ है ना उनका, इसलिए। तो प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ 1947 के अंदर, ठीक है, 3 जून 1947 माउंटबेटन ने वो चीज बोल दी जो मुस्लिम लोग लीग चाहती थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग वाले फिर क्या होगा, फिर पार्टीशन हो जाएगा, और पार्टीशन हो जाएगा तो 296 लोग थे इसके अंदर, मुस्लिम लीग की भी 73 सीट्स थी अप्रोक्सीमेटली, वो लोग कुछ लोग उधर चल जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर आ जाएंगे और मुस्लिम लीग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, राइट। तो आफ्टर मुस्लिम लीग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो लोग थे वो 299 हो जाएंगे, ठीक है, 389 से हो जाएंगे 299, राइट। ये आपको याद रखना है, राइट। इसके अंदर अपन प्रिंसिपल स्टेट भी ऐड करके बता रहे हैं, राइट। अब देखिए अब क्या होता है ये समझिए। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस प्रीलिम्स के। फर्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब बच्चों देखो बिल्कुल सीरियस होकर समझो, और आपको ये समझना है कि आपको क्लास में याद करना है, ठीक है, क्लास में ही याद करना है। और आज से आपको रेगुलर असाइनमेंट दिए जाएंगे, रेगुलर असाइनमेंट आपको सॉल्व करने के, बिकॉज अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, कि पहला फंक्शन ये था कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, पर उसके साथ साथ एक और फंक्शन क्या था, उसके साथ साथ ये भी फंक्शन था कि जो कंट्री है वो बिना कानून के तो चल नहीं सकती, बिना कानून के तो चल नहीं सकती। तो यही इसकी क्या बनेगी, एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो ही पार्लियामेंट बन जाएगी, वो ही लॉ मेकिंग बॉडी भी है, कि इतने दिन तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें तो 3-4 साल लग जाएंगे। तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, ये ही लाभ की लॉ मेकिंग बॉडी है, ये ही पार्लियामेंट की तरह रहेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो आप इनको तो जानते होंगे, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। हु इज दिस पर्सन, एनीबॉडी इन द क्लास, कौन है ये आदमी? अमित क्या बोले? सर जे.बी. मावलंकर। हाँ, जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर क्या होंगे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 काम है, एक तो कानून बनाना है और एक क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो जब भी लोग बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो उसको हेड करेंगे कौन, उसको हेड करेंगे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट अपने बन जाएंगे। जो भी लोग किसके लिए बैठेंगे, जब लॉ बनाने के लिए बैठेंगे, लेजिस्लेचर के अंदर बैठेंगे लॉ बनाने के लिए कि भाई कानून बनाना है, तो उसको कौन हेड करेंगे, जीवी मावलंकर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है फ्री इंडिया के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो राजेंद्र प्रसाद विल बी देयर,
ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बोलेंगे भाई मैं चेयरमैन बनूंगा इसके अंदर, ठीक है, आई विल बी द प्रेसिडेंट एट द टाइम, ठीक है। जब भी कानून बनाना हुआ तो राजेंद्र प्रसाद बोलेंगे कानून में कमजोरी है थोड़ा सा, तो मावलंकर साहब आ जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो हेड करेंगे। तो दो फंक्शन है, दोनों के लिए दो हेड है, लोग वही है, बैठे वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, वही लॉ बना रहे हैं। इतना आपको इसके अंदर याद रखना है, राइट। अब क्या होगा, दिस टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज, अलग अलग दिन होंगे, ऑब्वियसली अलग अलग दिन होंगे, ठीक है। द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। अगर हम बोल रहे हैं फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वही कानून बना रही है, ठीक है, फ्री इंडिया की। तो उसके बाद 1950s के अंदर जब इलेक्शंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके हिसाब से इलेक्शन होंगे, तब कांग्रेस जीतेगी और कौन बनेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो देखो, whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by the Dr. Rajendra Prasad, and when it met as a legislative body, it was chaired by the G.V. Mavlankar. ये दो आपको याद करना है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव के अंदर मावलंकर हैं और वैसे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चल के देखते हैं और क्या क्या फंक्शन होंगे। अब देखो थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स भी अपन को याद करने हैं, जिससे कि क्या होगा, तो एक और फंक्शन आपको याद करना है इसके, एक तो ये याद कर लेना लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर किस तरह से आपको कौन है, मावलंकर है, ठीक है, एक याद कर लेना। और दूसरे फंक्शन है ना, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया उस तरफ, ठीक है, ये याद करने के लिए है सिर्फ, ठीक है। डोंट गेट ये सरप्राइज्ड कि एनएफएसए याद कर लो बस, आप एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे आपके दिमाग में चला जाए ये चीज तो आपको बहुत इजी हो जाए। एन स्टैंड फॉर नेशनल, ठीक है, एफ स्टैंड फॉर फ्लैग, S stand for song और A stand for anthem। नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये तीन चीजें भी क्या करेगी, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये सिर्फ अपने याद करने के लिए कि आप ये देख लेना, एक याद कर लेना, एक तो लेजिस्लेशन बनाना था और एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या है कि लोगों तक, सब लोगों तक कॉमन पहुंच जाए, क्या, व्हीट एंड राइस कॉमनली सबके पास पहुंच जाए, कॉमन लोगों के पास पहुंच जाए, तो कॉमनवेल्थ भी एक याद कर लेना, ठीक है। तो पांच फंक्शंस, मेजर जो पांच फंक्शन थे, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है भाई, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। दूसरा क्या है भाई, अभी कौन लेके आएंगे लॉ, पार्लियामेंट कहाँ बनेगी, तो तुम ही पार्लियामेंट बन जाओ, तो लेजिस्लेचर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फ्लैग, सॉन्ग एंथम, ठीक है, नेशनल फ्लैग, सॉन्ग एंथम, राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना, सॉन्ग है, एंथम है, ठीक है, और नेशनल फ्लैग है, ये आपको याद रखना है। और ये एनएफएसए मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है, कॉमन लोगों तक फूड पहुंच जाए तो कॉमनवेल्थ याद रखना। तो ये पांच फंक्शन आप इधर, चार फंक्शन आप यहाँ से याद रखना, ठीक है। सिर्फ एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट याद करने से ये चार हो जाएंगे। तो एन फॉर नेशनल, एफ फॉर फ्लैग, एस फॉर सॉन्ग, ए फॉर एंथम, ठीक है, ये आपको इसके अंदर याद करना है। प्लस इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, प्लस इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबर फॉर द कॉमनवेल्थ, कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही रेटिफाई करा कि इंडिया विल बी ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, और इंडिया अभी भी मेंबर है कॉमनवेल्थ का, ठीक है, कॉमनवेल्थ ग्रुप का अभी भी इंडिया मेंबर है। इज दिस ओके, यहां तक क्लियर है तो प्लीज राइट यस इन द चैट सेक्शन, नहीं क्लियर है तो प्लीज राइट क्वेश्चंस इन द चैट सेक्शन, प्लीज एवरीबॉडी। और सबको क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा मतलब खुद का। सर दो वाइस प्रेसिडेंट था ना कौन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दो वाइस प्रेसिडेंट था ना, वाइस प्रेसिडेंट जो था, एससी हाँ मुखर्जी, दो था ना, एससी है मुखर्जी VT और एक कृष्णामाचारी था, सॉरी, और एक था शायद, VT कृष्णामाचारी जो बीटी के वो लेजिस्लेचर के लिए होगा वो वाला। तो मैंने सर पूछा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दो वाइस प्रेसिडेंट था, तो नाम याद नहीं रहा मुझे, लेकिन था शायद दो। हाँ एक बार देख लेंगे उसको, एक वाइस प्रेसिडेंट तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला हो गया, एक शायद लेजिस्लेटिव असेंबली वाला होगा, समझ रहे हो, ओ सर एक वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि इधर प्रेसिडेंट हो तो उधर भी वाइस प्रेसिडेंट हो, तो उसको देख लेंगे, है ना। तो अब ये समझे, टीपू सुल्तान अगर होंगे दो तो क्यों होंगे, क्योंकि दो ही हमारे पास प्रेसिडेंट है, तो दो ही वाइस प्रेसिडेंट होंगे, समझ गए टीपू। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन था टीपू, एक बार बताएंगे कौन था प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव में जे भी जीवी मावलंकर, मालवणकर, अजय वी मावलंकर और इधर थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनके दोनों के वाइस प्रेसिडेंट, एक का अपन ने देख लिया, एक का देख फैक्ट है। इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप इन्होंने रेटिफाइड कर दी, राइट।
अब आगे हम देखते हैं, अब इसके अंदर है ना कुछ कमिटीज है, कुछ कमिटीज जो बनेगी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो हमको लर्न करनी है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज दैट वी हैव टू लर्न। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कमिटीज। कमिटीज से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कमेटी है यूनियन पावर कमेटी। अगर हम देख ही रहे हैं तो सबसे ज्यादा पावर इन लोगों के अंदर, ठीक है, किसके पास थी? नेहरू जी के पास, है ना। क्यों पावर थी? अपन मतलब सिर्फ लर्न करने के लिए। अच्छा हाँ, अब ये ट्रिक्स से अपन लर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज है ना आपको परेशान करती है बहुत सारी, तो हमको ट्रिक्स से आपको ये लर्न कराओ, बिकॉज प्रीलिम्स में हमको मगअप भी करना पड़ेगा। पर डोंट यू वरी, मगअप करने के लिए हमारे पास सैकड़ों ट्रिक्स हैं, सैकड़ों तरीके हैं, इससे एक बार में आपको याद हो जाएगा, आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार में आप यहाँ पर कंसंट्रेट करिए पूरे अच्छे से। ठीक है। तो अब सब अपना म्यूट ऑफ कर सकते हैं, म्यूट ऑन कर सकते हैं, बिकॉज अब कुछ ज्यादा नहीं है, अपन सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी उस वक्त? नेहरू जी के पास। नेहरू के पास। नेहरू के पास थी। तो यूनियन पावर कमेटी के जो मेंबर होंगे होंगे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इनके पास क्या थी? इनके पास सबसे ज्यादा पावर थी। ये पावर इज रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू। ऐसे अपन को याद करना है। यूनियन पावर कमेटी के अंदर क्या है? नेहरू थे, राइट। दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये भी किसके हाथ में होगा? ऑब्वियसली ही वाज द नेहरू। पूरा इसके पास ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? नेहरू के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी होंगे नेहरू। याद करने के लिए सिर्फ अपन कर रहे हैं इस तरह से, और अपना कोई पर्पस नहीं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रोविंसेस का मतलब क्या है? स्टेट्स, ऐसे याद करो, स्टेट से। और उस वक्त क्या था? प्रोविंस का मतलब स्टेट होता है। उस वक्त स्टेट है ना, प्रिंसली स्टेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे थे, है ना, कि कौन, क्योंकि उनके पास 3 ऑप्शन छोड़ के गए थे माउंटबेटन। ऑप्शन दे दिया था कि भाई या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या इंडिया को ज्वाइन करो, या इंडिपेंडेंट रहो। ऑप्शन दे रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं वो, ठीक है। अब ऑप्शन, जिसके पास भी ऑप्शन होता है वो कंफ्यूज होता है। तो उन सबको एक करने के लिए अपन प्रोविंस से याद करेंगे स्टेट, स्टेट से प्रिंसली स्टेट, है ना। इन सबको एक करने के लिए अपने पास थे आयरन मैन ऑफ द इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद करेंगे, ठीक है। पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ठीक है। तो अब एडवाइजरी कमेटी, देखो एक एडवाइजरी कमेटी होगी जो एडवाइस करेगी, ठीक है। एडवाइस करेगी किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इनके ऊपर एडवाइस करेगी। तो उस वक्त जो एडवाइस देते थे ना, उनको देसी ज्ञान था। इनको ऐसे याद रखो कि पटेल को देसी ज्ञान था, वो जानते थे कि लोग क्या करेंगे, क्या मतलब अच्छा है। उन्होंने एडवाइस दी थी नेहरू जी को कि भाई देखो, चाइना एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, हिंदी चीनी भाई भाई इज ए आइडियलिस्टिक कंसेप्ट, इसको मत फॉलो करो। पर उन्होंने फॉलो। तो एडवाइस देने वाला जो उस वक्त जो सबसे अच्छा आदमी था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही था। नेहरू तो आइडियलिज्म में भूल जाते थे, ही वाज द रियलिस्ट। ये जो एडवाइस देगा वो रियल नेचर के अंदर एडवाइस देगा। कौन है? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर्स, इसके थे पटेल, ठीक है। कभी आ जाता है एडवाइजरी कमेटी के कौन चेयरमैन थे? एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इसके हो जाएगा, इसके हो जाएंगे पटेल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा? ये एडवाइस दे दी। अब इसके ना सब कमेटी, एक फंडामेंटल राइट्स की होगी, माइनॉरिटीज की होगी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया की होगी। तो सब कमेटी के अंदर ये 2 कमेटी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी। अपन सिर्फ वही कमेटी पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखना है। आएगा क्वेश्चन तो इसमें से आएगा। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसकी थी? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। अगर ऐसा था एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, यू हैव टू टेक वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सब कमेटीज का आता है कि सब कमेटी कौन थी, तो देखो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? आप अधिकार दे रहे हैं किसी को। और अधिकार मतलब क्या है? कि आप किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं, आप उसको अधिकार दे रहे हैं। और ये कृपा करने वाला जो चीज होगा ना, यहां से आप याद रखोगे कृपलानी, ही इज द मैन हु इज द फंडामेंटल राइट सब कमेटी। तो देखो, फंडामेंटल राइट एडवाइजरी कमेटी आ जाएगा ना, हाँ एडवाइजरी दिख जाए तो वहां तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कर दो कि भाई तुमसे अच्छी एडवाइस हमको कोई दे नहीं सकता, यू आर द आयरन मैन ऑफ द कंट्री, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सरदार पटेल, यूनियन पावर कमेटी नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू, ठीक है। इस तरह से हमको याद करना है, क्योंकि इसमें सब कुछ फैक्चुअल है, ये अपन को याद। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सब कमेटी, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब कोई कृपा कर रहा है आपको, आपको अधिकार दे रहा है कि ये दो तुम्हारे पास अधिकार, कृपा मतलब कृपलानी। इस तरह से हमको याद करना है, ठीक है। अब क्या हुआ? माइनॉरिटी सब कमेटी। देखो माइनॉरिटीज एट द टाइम, ठीक है, क्या करते थे माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज है ना हमेशा हर चीज के ऊपर, जैसे माइनॉरिटी से आप मुस्लिम से याद करो, उस वक्त मुस्लिम लीग थी, वो हर चीज के अंदर, जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, हर चीज के अंदर मुखर जाती थी। हर चीज में कांग्रेस कुछ कहती है वो मुखर जाती, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखोगे माइनॉरिटी सब कमेटी। देखो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कौन है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल कंसंट्रेट करके सुन लो, यहीं पर याद हो जाएगा सब कुछ। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी में कौन है? सब कमेटी में है नन अदर देन अपना जो फंडामेंटल कमिटीज के अंदर फंडामेंटल, दैट इज कृपा कृपनाल सब कमेटी के अंदर, ठीक है। माइनॉरिटी सब कमेटी जो मुखर रहे बार बार में, है ना, माइनॉरिटीज मतलब जो मुखर रहे। उस टाइम मुस्लिम लीग जो भी करते थे उसको मुखर जाती थी, तो वहां पर अपन एससी मुखर्जी सिर्फ याद करने के लिए रह रहे हैं, ठीक है। और हमारा कोई इसका पर्पस नहीं है, सिर्फ हमको लर्न हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके एससी मुखर्जी। तो माइनॉरिटी सब कमेटी आ जाते हैं बच्चों, तो एससी मुखर्जी, बिकॉज हमको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा, ठीक है। टिप्स ट्रिक्स इसके अंदर टाइम टू टाइम आपको बता देंगे, जो भी रटने का पोर्शन है रटवाएंगे, जो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कमिटीज करी। इसके बाद माइनॉरिटीज कमिटीज और कुछ छोटी छोटी कमिटीज, मतलब माइनॉरिटीज कमेटी मतलब ये तो मेन कमेटी थी, अब कुछ छोटी छोटी कमिटीज होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ राजेंद्र प्रसाद, ये समझो, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, वो प्रेसिडेंट थे। तो उनसे बोला कि भाई देखो, प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, कुछ काम तो करता नहीं है। आपको याद है राजेंद्र प्रसाद के नाम से क्या याद आएगा आपको? प्रेसिडेंट। आपको याद है कि प्रेसिडेंट अपना कुछ काम तो करता नहीं है ज्यादा, ठीक है। अगर हम देखें कोविंद साहब को, तो सेरेमनी और ये सब अटेंड करते हैं, बाकी सब काम तो क्या करते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनके पास कुछ ऐसा एग्जीक्यूटिव हेड तो है, पर उनके पास ऐसा कोई पावर काम नहीं है। तो वहां पे हमारे राजेंद्र प्रसाद उस वक्त क्या थे, उस वक्त खाली बैठे हुए हैं कि यार कोई हमको भी काम दे दो, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उनको बोला गया, राजेंद्र प्रसाद साहब आप क्या करो, आप स्टाफ को मेंटेन कर लो, वैसे भी खाली हो, हमारे पास मैन पावर है नहीं, मतलब इतना पैसा नहीं है, सारा लूट के अंग्रेज चले गए, तो हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो आप राजेंद्र प्रसाद जी आप स्टाफ को रखो। तो स्टाफ कमेटी जो होगी ना, सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं ना, स्टाफ कमेटी जो होगी ना, वो क्या होगा, उसको राजेंद्र प्रसाद स्टाफ कमेटी, ठीक है। ये स्टोरी याद रखना कि उनको स्टाफ के बारे में। दूसरा फिर उनको कहा कि भाई देखो प्रसाद जी, हमारे पास एक ड्राइवर भी नहीं है अभी, है ना, तो ड्राइवर भी आप बन जाओ। तो उनको स्टीयरिंग अच्छा सा संभालना है, ड्राइवर स्टीयरिंग संभालता है, तो स्टीयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन कौन होंगे? प्रसाद होंगे, राजेंद्र प्रसाद। अब इस कार के अंदर जैसे याद करो कि स्टाफ को संभालने का काम कौन कर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। फिर कार के अंदर बैठे हैं राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं था, है ना, प्रेसिडेंट थे, उनके पास ज्यादा काम नहीं रहता था, तो उनको हम काम बांट रहे हैं। और यहाँ पे कार में देखो, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग लगा है, तो मतलब फ्लैग कमेटी जो होगा उनका भी कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। तीन याद हो गया अपन को, स्टाफ कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी एंड फ्लैग कमेटी। इन तीन के थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर देखिए कमिटीज रिलेटेड टू राजेंद्र प्रसाद, कार से याद आ जाएगा आपको, क्योंकि उनके पास काम नहीं था, तो हमने ड्राइविंग दे दी थी उनको कि भैया आप कार चला लो, स्टाफ को मेंटेन कर लो, ठीक है। और उस कार के ऊपर फ्लैग रखा था, ये तीन चीजें याद रखो। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग इज रिलेटेड टू राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एंड फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी इज रिलेटेड टू द राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा आज, ठीक है। तो आप मेरे को बताएंगे कि कौन कमेटी किसकी है, ठीक है, जब ये लेसन खत्म हो जाएगा आज आपका, तब अपन इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो ऐसी चीजों को है ना, हमको ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों। प्रीलिम्स बहुत खतरनाक चीज है, पर अपन उससे भी ज्यादा खतरनाक बन के उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमको इस तरह से याद करनी। क्लास में कंसंट्रेशन को बस आपको राजेंद्र प्रसाद से याद आना चाहिए, प्रेसिडेंट था, काम नहीं था, स्टाफ, गाड़ी याद आ गई, गाड़ी पे फ्लैग लग रहा है, बस स्टीयरिंग कमेटी और फ्लैग, कभी नहीं भूलोगे लाइफ के अंदर, राइट। चलो, तो स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल फ्लैग, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। और फाइनेंस और स्टाफ के लिए उन्होंने क्या करा, कुछ रूल्स बनाए भाई, रूल्स और प्रोसीजर ये बनाए कि भाई तुम स्टाफ वाले सुबह इतने बजे आना है, शाम को इतने बजे जाना है, तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो ये क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर बना रहे हैं स्टाफ के लिए, नहीं तो स्टाफ मानेगा नहीं, स्टाफ तो वैसे ही कितना ज्यादा हेक्टिक होता है स्टाफ को संभालना, तो उन्होंने प्रोसीजर बना लिया। तो ये चार कमेटी है राजेंद्र प्रसाद की, ये सब माइनॉरिटी कमेटी, मतलब छोटी वाली कमेटी, मेन कमेटी तो हमने इसके अंदर पढ़ ली, राइट। फिर अगर हम बात करें तो कमिटीज ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ये है कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कोई भी फंक्शन हो किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी प्रोविंस के अंदर, बंगाली फंक्शन से लेकर नॉर्थ इंडियन से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट से लेकर सब फंक्शन के अंदर एक चीज कॉमन होती है, आप देखोगे यहाँ से फंक्शन से आप याद करोगे, मावा जो होता है ना वो कॉमन होता है, ठीक है। ऐसे अपन याद करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ मावा इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से जीवी मावलंकर विल बी देयर, ठीक है। तो फंक्शंस कमेटी जो होगी, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो संभालेंगे कौन? जीवी मावलंकर। और यही पर्सन है जो कि प्रेसिडेंट बन जाता है कब? ये ऐसा बहरूपी आदमी है जो प्रेसिडेंट बन जाता है कब? जब बात होती है पार्लियामेंट बनने की, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह बिहेव करती है। और वो जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी में एक झंडा भी था, ठीक है, और जो गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल रहा था, प्लस जो स्टाफ को मेंटेन कर रहा था, प्रोसीजर कर रहा था, वो कौन है? वो हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। इस तरह से हमको इसको याद करना है, राइट।
चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी। अब देखो यहाँ पर है बिजनेस वर्ड। अब बिजनेस तो सबसे अच्छा संभाल सकते हैं अपने इधर मुंशी लोग। मुंशी जो होते हैं, है ना, मुंशी बोलते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो मुंशी होते हैं जो कि सारा काम संभालते हैं, ठीक है। कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका मुंशी होता है, हर एक बिजनेसमैन का मुंशी। तो यहाँ पे बिजनेस संभालने की बात आ गई, तो हमारे के एम मुंशी विल बी देयर। के एम मुंशी हमारे बिजनेस संभाले, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी क्या होगा, के एम मुंशी। एक बार में याद हो जाएंगे सब कुछ अगर आप दिमाग में रखेंगे। बिजनेस कमेटी से इनको ऐसे याद करने पड़ते हैं, और बिलीव मी, अगर रात में कोई आपको इसे उठाएगा और पूछेगा ना कि बिजनेस कमेटी के कौन थे, तुम के एम मुंशी ही बोलोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राजेंद्र प्रसाद की 4 कमेटी क्या थी, तो तुम्हारे सामने आ जाएगा कार, फ्लैग, फ्लैग के बाद स्टाफ, इन 3 से अपन 4 बना लेंगे। स्टाफ का अपन को प्रोसीजर बनाना है, फ्लैग से एडॉक कमेटी ऑन द फ्लैग, ठीक है। और अपना स्टीयरिंग से कार से स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटीज के एम मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी होगा। हाउस कमेटी, अब देखो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक घर होता है ना, उसके अंदर कौन कौन होता है, एक होता है पिता, ठीक है, एक होता है भाई, ठीक है, एक होती है सीता। और सबसे आइडियल घर जो होगा ना, वो क्या होगा, जिसमें सीता भी हो, राम भी हो, राम जैसा पति हो, सीता जैसी पत्नी हो, और घर में चाहिए क्या, ठीक है। और है ना, और भाई हो, पिता, और लक्ष्मण जैसा भाई हो, ठीक है, दशरथ जैसे पिता हो। तो यहाँ पे है ये जो ये है, इसको इस तरह से याद करो आप, पत्ता भी सीता रमैया। पत्ता मतलब पिता, भाई मतलब भाई, सीता रमैया, ये हाउस कमेटी है, ये घर का कमेटी है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज हाउस कमेटी फॉर यू। ये आपके लिए हाउस कमेटी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हाउस कमेटी अगर आ जाती है तो क्या लगाना है। देखिए एक बार क्वेश्चन ऐसा आ गया था प्रीलिम्स के अंदर, जब से कमेटी सब रटने लग गया है बैठकर, ठीक है, कि कमिटीज ए 1 2 3 4, 4 लोगों के नाम और 4 कमेटी सामने, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से याद रखना है, ठीक है। और ये बहुत सारी टेस्ट सीरीज के अंदर ये सारी कमिटीज, और इसको तुम याद करते हो भूलते हो, जबकि इसका एक बहुत शॉर्टकट है जो अपन आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो हाउस कमेटी क्या है, पत्ता भी सीता रवैया। इसी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करेंगे, इसी तरह से हम इमरजेंसी के प्रोविजंस करेंगे, इसी तरह से हम आपका लोकल पंचायत जो होता है, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत सिस्टम करेंगे। सब कंफ्यूजिंग होता है और सब एक बार पढ़ के ही तुमको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। तो हाउस कमेटी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज हाउस कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्राफ्ट बना के किसने दिया था, आमिर, किसने ड्राफ्ट बना के दिया था अम्बेडकर जी को, जल्दी से बताओ। अम्बेडकर सर, हाँ, अम्बेडकर BN सर। राव सर। बी एन राव ने दिया था, है ना। BN राव। और बी एन राव ने दिया, और अम्बेडकर ने क्या करा, अम्बेडकर प्लस ये 6 मैन, तो 7 मेंबर्स की कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। इनके हर मेंबर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो देखो आप इसके अंदर 4 जो है ना, 4 लोग तो कृष्ण से याद कर सकते हो, सिर्फ कृष्णा को याद कर लो और 4 लोग याद हो जाएंगे। देखेंगे गोपाल, गोपाल नाम होता है कृष्ण का, गो का पालन करता है जो गोपाल, ठीक है। अल्लादी कृष्णा, यहाँ तो कृष्णा ही आ गया नाम, ठीक है। माधव भी होता है भाई, माधव भी नाम होता है, और कृष्णा भी आ गया। तो अंबेडकर के साथ चार चार रूप के अंदर कृष्ण भगवान थे, ऐसे याद कर लो। तो गोपाल हो गया, माधव हो गया, कृष्णा स्वामी हो गया, और कृष्णम आचार्य हो गया, ठीक है। ये 4 लोग इसके पास आ गए। अब देखो अंबेडकर क्या थे, बहुत ही सेकुलर थे, बहुत ही इक्वलिटी की बात करते, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो एक मुस्लिम भी होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि उसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एक मुस्लिम और था, बस ऐसे भी याद कर लोगे ना आपको पूरा याद हो जाएगा। एक मुस्लिम और था, और थे जो मुस्लिम जो थे वो कौन थे, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, ठीक है। ये पहले मुस्लिम लीग में हुआ करते थे, बाद में जब मुस्लिम लीग डिसबैंड हो गई तो ये बस आ गए, ठीक है। तो सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, ये आपको क्या करना है, ये याद रखना, ठीक है। वो बहुत ही सेकुलर था ड्राफ्टिंग कमेटी। एक तो कृष्ण भगवान थे, 4 प्लेसेस तो कृष्ण ने ले ली, ठीक है, वो तो उनके लिए रिजर्व हो गई। अब क्या था, अब एक ऐसा दिमाग वाला आदमी चाहिए जो कि मुंशी का काम कर सके, मतलब जो दिमाग वाला आदमी हो, ठीक है। होता है ना एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर दिमाग, मुंशी में दिमाग होता है, तभी तो सेठ लोग मुंशी को रखेंगे अपने पास। तो मुंशी को भी अपन ने रखा। तो ये बिल्कुल याद रखो कि 7 मेंबर्स कमेटी थी, एक तो बी आर अम्बेडकर और 4 कृष्ण हो गए, एक गोपाल हो गए, कृष्ण कृष्ण, और एक माधव, ठीक है। तो ये 5 हो गए, ठीक है। फिर छठा क्या हो गया, मुंशी को लाना पड़ गया, ठीक है। एक खुद भी एक जो थे वो मोमडन थे, मुस्लिम थे। मुस्लिम जो साहब थे वो कौन थे, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह साहब। ये एक अपने इसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, और सारी कमेटीज अब आपको याद हो गई है, ठीक है।
तो के मुंशी और कहां पर थे? अगर मैं पूछूं किसी एक पर्सन से पूछूंगा, सब मत बोला करो। चारुनिका, ये बताओ के मुंशी और कौन सी कमेटी के थे? चारुनिका, बिजनेस कमेटी। बिजनेस से अपन ने मुंशी याद करा है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको लर्न हो जानी चाहिए। कल की क्लास में आते ही सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार अपने माइंड को भी थोड़ा टाइम दे दो, आते ही सबसे पहले ये बताएगा। देखो, अच्छा अगर मैं पूछूं हिमांशु से, सिर्फ हिमांशु बताएंगे। हिमांशु, जवाहरलाल नेहरू किस किस कमेटी के थे, जल्दी से बताओ। जवाहरलाल नेहरू सर यूनियन यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। हाँ, दो के थे। अब एक और हम्म। कमेटी के थे, वो मैंने आपको बताया नहीं। एक है स्टेट्स कमेटी, है ना। देखो स्टेट्स कमेटी कैसे याद करो, स्टेट्स कमेटी का भी जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट कमेटी के जवाहरलाल नेहरू कैसे थे, ये याद करो कि जवाहरलाल नेहरू वाज स्टेट्समैन। स्टेट्समैन क्या, कोट पैंट पहन के आराम से इस तरह से रहते थे वो, ठीक है। फॉरेन डिग्नेटरी से मिलना, ठीक है, आपने देखा होगा कोट पैंट के अंदर उनकी फोटोज, हमेशा कोट पैंट पहन के, तो स्टेट्समैन है ना। और जो पटेल थे ना, वो देसी आदमी, ठीक है, लुंगी पहनकर, अब ऊपर कुर्ता डाल लिया, ठीक है, देसी आदमी, देसी लोगों पे पकड़, ठीक है। एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन था दोनों का, तो जिसने हमारी कंट्री को इतने अच्छे से रूल करा, ठीक है, इतना अच्छे से हमारी कंट्री को संभाला। अपन तो ऐसे ही बोलेंगे भाई, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट अपने डिप्टी मिनिस्टर है, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों ने हमको बहुत अच्छे से संभाला हमारी कंट्री को। आज हम जो है इन लोगों के कारण ही है, जो कि पहले संभाल चुके हैं, B.R. अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, और ये जो भी लोग थे जिन्होंने, जो फाउंडिंग फादर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो फाउंडिंग फादर है हमारे पार्लियामेंट के, उन लोगों को के लिए हमेशा अपने दिल में रेस्पेक्ट होना चाहिए, विदाउट एनी पार्टी लाइन, ठीक है। ये लोग थे जब इंडिया के पास कुछ नहीं था, तब इंडिया को खड़े करने वाले ये लोग थे, ठीक है। अब पॉलिटिकल में तो भाई क्रिटिसिज्म और ये सब तो चलता रहता है, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। पर हमें हमेशा इनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू को भी। बहुत गलतियां करी नेहरू ने, ठीक है, ये हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाते हैं कि बहुत गलतियां करी, पर क्या था, पर हमारी कंट्री को संभालने वाले ये लोग थे, ठीक है। हम बहुत खुश होते हैं कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट के अंदर भगत सिंह भी होते, सुभाष चंद्र बोस भी होते, तो हमारा वो अलग डायमेंशन निकलता, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमारे साथ नहीं थे, पर जो भी थे उन्होंने अच्छा हमारी कंट्री को संभाला। स्टेट्समैन को, स्टेट्स कमेटी को भी आप जवाहरलाल नेहरू से याद करेंगे, हिमांशु, राइट। चलिए, तो हम इसके अंदर कर दें। अब जैसे कोई मेरे को ये बताएगा, जैसे किसी से पूछ लेते हैं, जैसे पूछे ना वही आंसर देंगे, ठीक है। हाँ, फातिमा आप बताएं कि जो 7 मेंबर कमेटी थी B.R. अम्बेडकर वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें कौन कौन थे 7 मेंबर? फातिमा। फातिमा, कैन यू हियर मी? हम्म। फातिमा तक हम पहुंच नहीं पा रहे, या फिर फातिमा बोलना नहीं चाह रही है, कुछ तो है, ठीक है। कहकशा आप बता देंगे, कहकशा। सर B.R. अम्बेडकर, के मुंशी और एक सैयद, और सर 4 कृष्णा। 4 कृष्णा, जिसमें एक माधव, एक गोपाल है, एक 2 माधव, कृष्ण, 2 ये सर। है ना। इस तरह से अपन को याद रखना है, ठीक है। तो आप इसके अंदर इस तरह से आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं, इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड। पढ़ते हैं कि ब्रिटिश इंडिया से, लंदन से क्या लिया गया, वहां से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया, ये सब चीजों के पास भी ट्रिक है। बट आज के लिए ट्रिक्स ज्यादा हो जाएंगी, ये अपन कल के लेक्चर के अंदर ये ट्रिक्स पढ़ेंगे। आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेम्बल, ठीक है। प्रेम्बल खत्म होगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड। तो आई होप अभी तक का सबको याद होगा, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, आप देखेंगे कि अभी तक हम थोड़ा स्लो चल रहे थे, अब कुछ स्लो चलने लायक है ही नहीं। अब हमारे पास एक गाड़ी है जिसको हमको गियर अप करना है, और गियर अप भी ऐसे करना है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस मगिंग अप वाला पार्ट भी हमारा पूरा हो जाए, ठीक है। अब बहुत स्मूथली अपना पॉलिटी चलेगा, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे पॉलिटी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। इस पॉलिटी वाले पेपर के अंदर ही हम कम से कम 800-900 क्वेश्चन तो हम ही करवा देंगे आपको, और बाकी आप कोई भी बुक उठाओ, कोई भी किताब सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट सोर्सेज हम कल पढ़ते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर प्रेम्बल, ठीक है। अब बताएंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम इसके अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले जो होमवर्क है ना बच्चों, आज का जो होमवर्क है, घर पे आके सब इसका एक एक वर्ड याद कर लेंगे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socially, secular, democratic republic। एक एक वर्ड जैसा का जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा सबको कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ मतलब समझते हो क्या हो, ये आपका कंठ होता है, यहाँ पर कंठ,
इसके अंदर विराजमान होना चाहिए वो, कि जब तुमसे बोले तो पहला वर्ड आपका ये निकले कि प्रेमबल क्या है, तो आप पूरा प्रेमबल सुनो। एक एक चीज आपको उसकी रटी होनी चाहिए, घूम घूम के याद करो, 50 बार लिखो, कुछ भी करो, एक एक वर्ड इस प्रेमबल का याद होना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इन सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लाइन से सोवरेन आया, सोशलिस्ट आया, सेकुलर आया, डेमोक्रेटिक आया, रिपब्लिक आया। जस्टिस क्या है? सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ये सब चीजें आपको इस तरह से याद होना चाहिए। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्री, इसको रटना है, इसको रटना है, ठीक है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पहला अगर इसको सीरीज से लगाओ, सोवरेन था पहले, सोशलिस्ट था, सेकुलर था, डेमोक्रेटिक था कि रिपब्लिक था, इनको सीरीज से लगाओ, तो हम इन तीन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोवरेन था या पहले, या सोशलिस्ट था या फिर सेकुलर था, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी है? सोवरेन की। सोवरेन की सबसे बड़ी स्पेलिंग, इसमें 9 लेटर आ रहे हैं, ठीक है। तो सोवरेन सबसे पहले था, ऐसे याद रखो, जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो पहले आ रहा है। फिर सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या, इसमें भी 9 ही आ रहे हैं। हाँ, इसमें भी 9 है और इसमें शायद 10 9 है। नहीं, दोनों में 9 ही है यार, ये तो बना नहीं कुछ है ना। पर सोवरेन के अंदर एसओ के बाद वी देखें तो वी बाद में आता है, तो उसको पहले लिख दिया अपन ने, ठीक है। सोशलिस्ट, फिर क्या है, फिर सेकुलर, ठीक है, फिर सेकुलर आ रहा है। तो तीसरा, पहले सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 3 लाइन से है, ठीक है। इनका मतलब भी हम समझाएंगे क्या होता है इनका मतलब। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक और नेक्स्ट इज रिपब्लिक। तो इन 5 चीजों को क्या मतलब होता है, इनको हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम ये भी बताएंगे प्रेमबल्स में से आज तक क्या क्वेश्चन पूछे गए। फिर आता है जस्टिस। कितना है जस्टिस? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस, व्हाट इज सोशल जस्टिस, व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स बाद में लिए हैं, कुछ पहले लिए हैं, उन सबको अपन याद कर लेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी हियर बाय अडॉप्ट का मतलब क्या होता है ये भी हम देखेंगे, इनैक्ट का मतलब होता है ये भी हम देखेंगे, एंड गिव टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, गिव टू अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो फिलोसफिकल पार्ट है प्रेमबल, ऐसा तो आपको लगता होगा यार इसमें कुछ है नहीं, पर इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। और बिलीव मी, इनमें से बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर से। और अभी जो कंसंट्रेट कर रहा है ना यूपीएससी, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इसमें इक्वालिटी टर्म आ रहा है, इक्वालिटी किस में आ रहा है? प्रेमबल में आ रहा है। आपको प्रेमबल की इक्वालिटी आपने पढ़ लिया होगा, पर ये चीज नहीं पड़ेगी, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेन, कंपटीशन, आइडियोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वालिटी के बारे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट इज वेरी मच, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम्बॉडी इन द प्रेमबल, प्रेमबल ऑफ थॉट, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ठीक है। तो ये कौन नहीं है, किसके अंदर क्या क्या नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं है, या लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं है। तो क्या नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर इकोनॉमिक लिबर्टी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक लिबर्टी है ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अभी इक्वालिटी के ऊपर आए, फिर लिबर्टी के ऊपर भी आ गया, ठीक है। देखिए कौन से क्वेश्चन है इस तरह से। अभी देखिए इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी। तो अब हम यहाँ पर कंफ्यूज, और ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने में बहुत आपको दिक्कत आती है। तो ये लिबर्टी के बारे में, तो लिबर्टी का कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस वन? लिबर्टी का कंसेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। ये सब है ना, ये फिलोसफी है, ठीक है। ये सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी हम पढ़ाते हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़े शॉर्ट में पढ़ाकर जल्दी से इसको आपको बता देंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द लिबर्टी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है कि अगली बार डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जब इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने कहा था कि वो लिबर्टी पे आने वाला है। सब इक्वालिटी पे आ गया तो लिबर्टी पे आने वाला है, लिबर्टी पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से है ना, यहाँ से फिलोसफी स्टार्ट हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रेमबल, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सबको अपन पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हार्ड पार्ट था, जो अपन को समझने का था, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था, और जिसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ा है, जिसमें मेरे को भी काफी रिसर्च करनी पड़ी है, हर जगह से देखना पड़ा है चीजों को, ठीक है। वो जो था अपन ने पार कर लिया,
अब आ गया मस्ती का पीरियड, ठीक है। अब मस्ती के अंदर हम पॉलिटी पूरी निपटा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ याद रह जाएगा, सब कुछ दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं वैसे करो। जैसे मैंने आप तुमसे कहा कि प्रेम्बल तुम रट लो, तो रटो उसको, ठीक है। रटना है मतलब रटना ही है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है प्रेम्बल के ऊपर, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो आज हम इनको तो हम बाद में करेंगे, बिकॉज दिस आर द लेस इंपॉर्टेंट थिंग, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेसी, हम इन पे करते हैं, इन पे बड़ा फोकस आ रहा है, इनको हम कल करेंगे। आज हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनके बारे में हम समझेंगे। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ये चार टर्म क्या है? लिबर्टी और इक्वालिटी भी तो क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है जस्टिस पे आ जाए, हो सकता है डेमोक्रेसी पे आ जाए, हो सकता है सोशलिस्ट पे आ जाए, हो सकता है सेकुलर पे आ गया है, सेकुलरिज्म पे आ जाए, हो सकता है रिपब्लिक। एक एक उठाना है वो। ये देखो अपन यहाँ से पकड़ सकते हैं, जब उसने इक्वालिटी उठाया ना, तभी पता चल गया था कि नेक्स्ट तो लिबर्टी होना ही है, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद आना ही है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों आपके लिए, 2 नंबर में सारा गेम पलट जाता है। अगर 2 नंबर को गलत कर दो तो उसके बाद नेगेटिव मार्किंग में डाल लो फिर, समझ रहे? और जो भी रहते हैं ना, जो बच्चे रह जाते हैं वो 1 या 2 नंबर से रहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं। अगर आप देखोगे टीना ढाबी के भी बिल्कुल मार्क्स 98 या फिर इस तरह का नाम मार्क्स आते हैं कैटेगरी के अंदर, 1 नंबर कम हो रहा था, तो शी कैन नॉट बी अ टॉपर। टॉपर तो छोड़ो, मेंस भी नहीं दे पाती वो लड़की, समझ में आ रहा है? तो टीना ढाबी मैडम जो है ना, उनको 1 मार्क्स से अगर वो रह जाती, पीछे हो जाती है, तो वो प्रीलिम। तो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंटों में गेम चलता है, इंटेलिजेंट बच्चों का जो होता है ना, वो पॉइंटों में चलता है। अदरवाइज तो सभी 1 मार्क्स से रहते हैं। किसी से भी आप पूछो कि यार कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो 1-2 कम बता देगा कट ऑफ से, वो तो सभी रहते हैं। हम यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सच बोलते हैं, राइट, उनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने ये सब चीजें पढ़ा है कि ये सब इसके अंदर होता है, राइट। और हमको पूरा कंसंट्रेट करके हमें जो टारगेट रखना है ना, वो कम से कम हमको 130 से 140 का रखना है बच्चों, मार्क्स। इतना मार्क्स लाना है कि प्रीलिम्स के अंदर कोई दिक्कत ही ना हो, कि जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम दे उस दिन बैठ गए कमरा बंद करके मेंस का पढ़ने, ये याद रखो। नहीं तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है, उसके बीच में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये काफी टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, और आप सोचते हो कहीं घूमने चल जाते हैं बीच में, कहीं उधर चल जाते हैं, बहुत पढ़ लिए, ऐसा भ्रम हो जाता है कि बहुत ही पढ़ लिए प्रीलिम्स के अंदर, माइंड को रेस्ट चाहिए। ये सब चीजें नहीं है, अगले दिन से ही बैठ जाना है प्रीलिम्स का, इतना अच्छा स्कोर आपको करना है। अगर नहीं करोगे स्कोर तो अपने आप बैठोगे फिर, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो आज हम ऐसे देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसको कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, ये हम आज के पेपर के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले इक्वालिटी क्या होता है ये समझे। इक्वालिटी, what we mean by the equality? Anyone in the class please discuss this one, because this is important. That absence of special privilege. Absence of special privilege, ठीक है, ओके, स्पेशल प्रिविलेज का एब्सेंस हो गया। और कोई एनीबॉडी एल्स? सब एक एक पॉइंट बोले, इक्वालिटी से क्या समझते हैं? ये तो सुना हुआ है ना यार, इक्वालिटी, समानता, कुछ भी बोलो मन में जो आ रहा है। चारुनी का क्या बोलते हैं, इक्वालिटी मतलब क्या होता है, क्या आता है दिमाग में इक्वालिटी से? So, giving hello, हाँ सीमा बोलो, सीमा। giving level playing field to the backwards or underprivileged. Okay, और इक्वल अपॉर्चुनिटी आपने बोल दिया, इन शॉर्ट। सर नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन, ये इन्होंने और भी सही बोला, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। Sir, treating all in equal. सबको इक्वल कर रहे हैं, ऑल इन इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। तो सर इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली और अनइक्वल, ये कॉन्स्टिट्यूशन उठा के है, आर्टिकल 14 इसने बता दिया, ठीक है। और नॉन इक्वल शुड बी ट्रीटेड नॉन। किसने कहा था, कौन बोला है? टीपू सुल्तान किसने बोला था? किस फेमस आपने? मैंने तो आपसे सुना सर। अच्छा, मेरे से सुना था। तो एरिस्टोटल ने बोला था ये ना, एरिस्टोटल का था ये भी, कभी सेंटेंस आ जाता है, एरिस्टोटल वाज द पर्सन बट सेड दिस वन फेमस कोट, इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल और नॉन इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज नॉन इक्वल, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर समझा। अब देखते हैं ये जिसने बोला है नो डिस्क्रिमिनेशन, आई थिंक चारुनिका ने बोला है, तो नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो होगा पर उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन में तो फिर आप क्या करेंगे अभी बताएंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी द थिंग, है ना। अगर आप नो डिस्क्रिमिनेशन लिखा हो ना, इक्वलिटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको टिक मत कर देना गलती से, है ना। अभी बताते हैं इसका रीजन क्या होता है, ये अपन बताते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड इज समव्हाट, कि हाँ भाई एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, ये भी ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, बट ये आधी डेफिनेशन, ठीक है, दिस इज आधी डेफिनेशन।
ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। तो इक्वलिटी की पूरी डेफिनेशन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए इक्वलिटी का मतलब क्या होता है ये समझो। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज राइट, पर एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन। कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन। समझे कि आप डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हैं, जैसे चारुनिका ने बोला नो डिस्क्रिमिनेशन, तो फिर मैन और वीमेन में डिस्क्रिमिनेशन कैसे हटाएंगे आप? ठीक है, तो नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हटा रहे हम कि हम, आप ऐसे बोले वन वन पॉइंट है, आप ऐसे बोले कि भाई क्या है, मछली तो तैर सकती है, मैं तो नहीं तैर सकता, तो सारी मछलियों को मार दो, ये तो बहुत बहुत तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है नेचर ने, तो सारी मछली को मार दो, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी होगी। नहीं, ये नहीं होता। एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन को देखो, एब्सेंस ऑफ मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन का एब्सेंस, ठीक है। ये क्या कहता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको इक्वलिटी बोलेंगे, कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो कि मैन मेड है। अच्छा, अब मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, तो मुझे ये बताओ, रिजर्वेशन भी है ना, फिर भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। सोच के देखो, मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन तो ये भी है कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फिर भी हम हर लॉ के अंदर अपने पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ देते हैं। मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। तो एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन तो पूरा नहीं होगा। कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन तो आपने सब कुछ है। अच्छा, ऐसे कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन जो कि इररेशनल है, जो कि इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, जो कि अनरीजनेबल है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इक्वालिटी। जैसे मैंने ऐसे बोला कि फीमेल्स को है ना जॉब नहीं करना चाहिए, ठीक है, फीमेल को जॉब नहीं करना चाहिए, इसके पीछे कोई रेशनैलिटी है? कोई दिमाग, बिना दिमाग की बात कह दी, कोई रेशनैलिटी? ऐसे कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन जिसके पीछे रेशनैलिटी नहीं। मैं ऐसे बोलूँ कि वीमेन्स आर वेरी वेरी इमोशनल, तो उनको घर का काम ही संभालना चाहिए, इमोशनल एंगल से सब होता है, तो माँ बाप की सेवा करें, ये सब करें। कंपनी की मैनेजर नहीं बन सकती वे लड़की। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उसमें इमोशनैलिटी है, इमोशन में बहकर कोई डिसीजन ले लेगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो इसके पीछे कोई रेशनैलिटी नहीं है, तो ये इर्रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है। मैं ऐसे बोलूं कि भाई ये आदमी काला दिखता है, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, इंफीरियर है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इर्रेशनलिटी है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज इर्रेशनल। तो ऐसा मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन जो हमने बताया बनाया है, बट वो इर्रेशनल, इलॉजिकल, अनरीजनेबल है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इक्वालिटी। एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन which are highly illogical, irresponsible, or sorry, unreasonable or irrational, that is known as equality। इसको हम इक्वालिटी बोलेंगे, ये है इक्वालिटी। तो अब जैसे हम डेफिनेशन पे आते हैं, इक्वालिटी इज नॉट, कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेजेस क्या होता है ये भी हम समझेंगे, कि प्रिविलेज वो एक पार्ट है इक्वालिटी का, बट उसके साथ साथ और भी चीजें हैं। इरेशनैलिटी, इलॉजिकल और इरेशनल, इलॉजिकल और अनरीजनेबल कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इक्वालिटी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इक्वालिटी मींस एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, तो भाई ये नहीं है, फंसा दिया तुमने देखा मैन मेड डिस्क्रिमिनेशन, पर मैन मेड तो रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन का क्या लॉजिक है इसके पीछे भाई? कुछ क्या लॉजिक है कि जो एससीज लोग होते हैं, जो दलित्स हैं, और जो उनको क्या करा है, बहुत ज्यादा समाज ने दबा के रखा है, तो उनको वापस से मेन स्ट्रीम के अंदर लाने के अंदर आपको उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ अफर्मेटिव एक्शंस देने पड़ेंगे। भी एक वर्ड आ गया अफर्मेटिव एक्शन, मतलब कुछ पॉजिटिव पुश आपको देना पड़ेगा उन लोगों को कि भाई तुम लोग क्या करो, लाइन से बाहर हो गए थे तो उनको वापस लाइन ऑफ डेवलपमेंट में हम डाल देते। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रेशनैलिटी। इसके पीछे रेशनल है भाई, इसके पीछे लॉजिक है भाई, ये इलॉजिकल नहीं है। पुअर सोसाइटी है, गरीब लोग है, खाना नहीं देंगे तो मर जाएंगे, तो क्या करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लगा दिए गरीबों के लिए। अब तुम बोलो कि भाई ये तो बहुत ज्यादा जिससे अब रिजर्वेशन में दिक्कत होती है जनरल कैटेगरी वालों को, बोलते हैं यार हाईली डिस्क्रिमिनेशन है, पर उसको हटा नहीं सकते, बिकॉज उसको उससे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई वो वाला डिस्क्रिमिनेशन जिसके पीछे लॉजिक नहीं है भाई, कि तुम लॉजिक दे रहे हो, लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है, कि वीमेन, क्योंकि वीमेन है इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, उसको सिर्फ डोमेस्टिक वॉल्स के अंदर रहना चाहिए। दिस इज इलॉजिकल, इररेशनल, अनरीजनेबल।
तो इट कैन हैपन कि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इक्वालिटी मींस फर्स्ट एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, और तुम भावना में बहकी लगा दो उसको। नहीं, कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन तो है, पर कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन भी एक दो तरह के होते हैं, तो लॉजिकल होते हैं, एक इलॉजिकल। अब हम देखते हैं अपनी डेफिनेशन क्या बन गई भाई। डेफिनेशन इसमें लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। तो क्या है अबॉलिशन, इक्वालिटी का मतलब क्या है? अबॉलिशन ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड इररेशनल इन नेचर, that is known as what? That is known as equality. This is known as what? This is known as equality. इसको अपन equality बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को डाउट है इसके अंदर इक्वालिटी की डेफिनेशन के अंदर? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? अभी हम थोड़ा सा ना इसको कंसेप्ट के अंदर घुसेंगे इक्वालिटी में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और दूसरा भी फ्रेम कर सकते हैं वो, ठीक है। लिबर्टी के अंदर से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके अंदर थोड़ा सा हमको घुसना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। तो हम क्या समझें बच्चों, ये देखिए, हम ऐसे समझाएं कि इक्वालिटी है। अब इक्वालिटी के अंदर क्या है? इक्वालिटी के अंदर क्या होता है? इक्वालिटी डेफिनेशन, डेफिनेशन हम बना रहे हैं इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ कुछ है, एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन। Conventional. अब कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैनमेड, मतलब मैनमेड ये कन्वेंशनल, एक तो है इलॉजिकल, एक है लॉजिकल। जैसे लॉजिकल का एग्जांपल अपन ने दिया, रिजर्वेशन इज लॉजिकल, उसके पीछे लॉजिक लगता है, ठीक है, रिजर्वेशन। इलॉजिकल का मतलब क्या है? जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जैसे ये चीज है, दिस इज नोन एज इलॉजिकल। तो हमको किसके ऊपर फोकस करना है? क्या है? एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन विच इज व्हाट? विच इज इलॉजिकल। इसके ऊपर फोकस करना है हमको, इस पॉइंट पे। इधर तुमको देखना ही नहीं है, लॉजिकल तो ठीक है, लॉजिकल। तो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, भाई इक्वालिटी मींस, ऐसा आ चुका है क्वेश्चन, तो इसमें ऐसे भी इक्वालिटी मींस फर्स्ट एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन। भावना में है, लगा दिया आंसर, हो गए, 2 नंबर गए तुम्हारे। बड़ा कॉन्फिडेंटली लगाया, उसी वक्त बबल भी बढ़ दिया। समझो, बस आ रहा है तुम्हें, कुछ चीज समझो। एब्सेंस ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन में तो ये भी चला गया भाई, रिजर्वेशन भी चला गया तुम्हारा, रिजर्वेशन भी चला गया। तो पहले डेफिनेशन समझो, क्या है? अबॉलिशन ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड इररेशनल इन इट्स नेचर। अब क्या होता है? इक्वालिटी मानने वाले हैं ना, जो इक्वालिटी मानने वाले, अब हम जनरल इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले, थोड़ा जनरल इक्वालिटी के बारे में। लोग ऐसे बोलते हैं भाई देखो, दो तरह की चीजें हैं, इक्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू थॉट्स, थॉट प्रोसेस है इक्वालिटी। एक होता है पॉजिटिव थॉट, इक्वालिटी से रिलेटेड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी, ये सब याद रखना है अपन को, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। एक होता है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। दो हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी, ये दो चीजें होती है, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी के अंदर क्या होता है कि ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट वाले, नेगेटिव एस्पेक्ट वाले बोलते हैं कि भाई देख, एक पुअर है और एक रिच है, ठीक है। तो तुम है ना, इन दोनों को एक तरह ही देखो, तुम इन दोनों को एक ही तरह देखो कि एक ही लोग हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने इसको क्या सब्सिडी दे दी और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऐसा मत देखो। ये पुअर है, इसकी किस्मत है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हमें इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इक्वालिटी, कि ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पुअर इज इक्वल टू रिच। ऐसा मत देखो, हर कानून में ऐसे पुअर को अफर्मेटिव एक्शन मत प्रोवाइड करो। इज दिस क्लियर? This is known as negative aspect of equality, which believe that कि every person, whether it is rich or poor, should be treated as negatively equal। मतलब negative है इसके अंदर क्या है? ये अमीर आदमी ऐसे बोलेगा, why you are giving subsidies to this poor person? This is highly inequality। जनरल कास्ट वाले बोलेगा, why you are giving the reservation to the scheduled caste? This is highly inequality। तो जब वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये inequality है, then they are following the concept of negative aspect of equality। They want कि each and every person, whether it is rich, whether it is poor, whether it is scheduled caste, whether it is general category, should be what? Should be equal। There should not be any affirmative actions, कोई affirmative actions नहीं होंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट वाला ही बोलता है। बोला भाई जब
अमीर लोगों को तुम कुछ नहीं दे रहे, अमीर लोगों को कुछ नहीं दे रहे, तो पुअर लोगों को भी कुछ दे रहे हो। सबको इक्वल समझो, एकदम इक्वल, कि पुअर है तो वो पुअर उसकी गलती के कारण हुई, हमारे लिए नहीं। स्टेट शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट गलती, स्टेट को उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। दिस इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। तो हमारी कंट्री के अंदर अभी आगे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है, इसमें बोलेगा नहीं भाई हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम पुअर को देखते हैं, तो हम तो अफर्मेटिव एक्शन करेंगे। यहाँ पर ये बोलेंगे अफर्मेटिव एक्शन शुड बी देयर। अफर्मेटिव एक्शन शुड बी देयर। पुअर कहीं दिख जाएगा तो हम उसको कुछ ना कुछ देकर ऊपर उठा लेंगे। ये इक्वालिटी के डायमेंशन समझो। यहां से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेगेटिव इक्वालिटी, ए बी सी डी इस तरह के ऑप्शन आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव इक्वालिटी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। इक्वालिटी पे अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनके तर्कश में बहुत सारे इक्वालिटी के क्वेश्चन हैं, चलाएंगे तुम्हारे ऊपर कभी, ठीक है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी के अंदर इससे होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी में अफर्मेटिव एक्शन होगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं किससे, अविनाश से अगर मैं पूछूं, अविनाश मुझे बताएं कि रॉबिन हुड के बारे में सुना होगा, रॉबिन हुड कहाँ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ मानेंगे या एक पॉजिटिव इक्वालिटी की तरफ मानेंगे, जल्दी से बताओ अविनाश। सर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी मेरी तरफ से। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, हमारा जो हमारा जो टैक्स सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है, ठीक है। तो टैक्स सिस्टम हमारा कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है ऑब्वियसली, कि लोगों से, अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं। हाँ, अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, और गरीब लोग हैं उनको उनसे कम पैसा लग रहा है, और जो ज्यादा ही गरीब है उससे तो ले ही नहीं रहे टैक्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए जब क्या पूछा जाएगा कि इक्वलिटी विद रेस्पेक्ट टू यू, ऐसा भी करते हैं प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वालिटी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। और ये चीज आपको लिखनी है एग्जामिनेशन के अंदर, ऐसे के अंदर तो लिखना ही लिखना है। इक्वालिटी वाला है, कोई सोसाइटी पे टॉपिक आ गया, लिख दिया। सोशलिज्म, जो सोशलिज्म बोल रहा है, सोशलॉजी जिसके पास ऑप्शनल है, ठीक है, आपके पास पॉलिटी ऑप्शनल है, इन सबको तो लिखना ही होता है, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीजें आनी चाहिए तुम लोग। तो दो चीजें हैं बच्चों, एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी, एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी। पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, जहां पर आप अफर्मेटिव एक्शन दे रहे हैं, अफर्मेटिव पुश, धक्का दे दिया एक, जिससे कि तुम आगे चला जाओ, पीछे थे धीरे चल रहे थे, धक्का दे दिया, अफर्मेटिव एक्शंस। अच्छा, अब अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में भी हम समझ लेते हैं, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शंस। देखो, अफर्मेटिव एक्शन एक ऐसा टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ पुअर को धक्का दे रहे हैं अपन, तो उसको अफर्मेटिव एक्शंस बोला जाए। जब हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक पुअर है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, तो उसको अफर्मेटिव एक्शंस अपन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपके सामने लेते हैं। एक मान लीजिए रेस का ग्राउंड है, 100 मीटर रेस का ग्राउंड है, दिस इज 100 मीटर रेस का ग्राउंड। दो कंटेस्टेंट हैं ए एंड बी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए के साथ ऐसा हुआ है कि ए के साथ एक जैसा ही पैदा हुआ तो उसके पापा ने बोला कि मेरा बेटा बड़ा होके एथलीट बनेगा, धावक, ठीक है, भागने वाला, ठीक है, और उसको सारे सप्लीमेंट्स और सब ट्रेनर, अच्छा खासा ट्रेनर, इसकी प्रोटीन डाइट सब कुछ मिल रहा है इसको। बी जैसे ही पैदा हुआ ना, तो बी को क्या करा, बी को ले जाया एक काल कोठरी में डाल दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए, और 20 साल बाद बी को निकाला गया और ए को निकाला गया, और ये 100 मीटर की ग्राउंड पे खड़ा कर दिया। बी ने पहली बार देखा, अरे भाई इतने सारे लोग भी होते हैं देश के अंदर, ठीक है, वो आया, लंगड़ा था। ऑब्वियसली हु विल विन, दोनों का भागो, कौन जीतेगा बच्चों? ऑब्वियसली ए विल विन, नो डाउट अबाउट दैट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्या हुआ, ये नेगेटिव इक्वलिटी कंसेप्ट, इसमें इक्वल तो है, दोनों 0 मीटर पे खड़े हैं, देखो दोनों 0 मीटर पे खड़े हैं, इक्वल है भाई, ए भी इक्वल है, बी भी इक्वल है, पर यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये कंसेप्ट है, समझ में आया? अब देखो, अगर कोई होगा, एक पर्सन ऐसा हुआ, उसने बोला भाई ये तो इक्वलिटी नहीं है, ये तो भाई बहुत नाइंसाफी है, किसके साथ, बी के साथ। तो हमने क्या करा, बी को अफर्मेटिव पुल दिया और बी को 95 मीटर पे खड़ा कर दिया और ए को 0 मीटर पे खड़ा रखा। अब हो सकता है कि बी भी जीत जाए, लंगड़ा था किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाए इससे पहले। दिस पुल
इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शंस। इसको अपन अफर्मेटिव एक्शंस बोल रहे हैं। तो affirmative action is only for the poor people when you are using this term in the mains examination also। देखो ये सब कुछ प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी फंसा सकता है। प्रेम्बल इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जितना कि कुछ नहीं है पॉलिटी में। पूरी पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ लोगे, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत, इमरजेंसी सब रट दोगे तुम, और क्वेश्चन आ जाता है प्रेम्बल से। बोले आप पूरी पॉलिटी पढ़ के गए, लक्ष्मीकांत रट ली थी, बिल्कुल चाट कर गए थे एग्जाम के अंदर, पर फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, उसको पता है लक्ष्मीकांत चाट रखी है तुम, मतलब रट रखी है तुम लोगों ने, सब पता है उसको, एग्जामिनर को, बेवकूफ नहीं है वो पूछेगा यहाँ से तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या है, क्योंकि उसको सिविल सर्वेंट चाहिए ऐसा जो कि पॉजिटिव इक्वलिटी को फॉलो करे। उसको पता तो हो सामने वाले को कि पॉजिटिव इक्वलिटी होता क्या है। Affirmative actions are those actions which are what? Which are giving you external push। किसको दे रहे हैं? गरीब लोग को, बी को दे रहे हैं। ये सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट इन द चैट सेक्शन। किसी को भी डाउट है ना, यहीं पर पूछ लो बच्चों, यहाँ की मेहनत ही काम आएगी आपकी एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक, मैंने आपको बोरिंग पार्ट पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है, अब तो मजा आना ही है क्लास करना, ठीक है। और वो इसीलिए पढ़ाया था कि बस तुमको एक बार याद है कि भाई कमर कस लेनी है, ठीक है। अब हमको आगे अच्छे से पढ़ना है ये आपको इसको। तो अफर्मेटिव एक्शन ऐसी एक टर्म है बच्चों, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज प्रिविलेजेस। एक टर्म होती है अफर्मेटिव एक्शन, एक टर्म होती है प्रिविलेजेस। क्या कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एक्शन एंड प्रिविलेजेस? एनीबॉडी इन द क्लास? प्रियंका मिश्रा, अच्छा एक सेकंड रुको, क्या कशा, एक सेकंड रुको। प्रियंका मिश्रा आप बताएंगे कुछ? प्रियंका, प्रिविलेज मतलब अपॉर्चुनिटी। तो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा प्रणीत बनाएंगे, प्रणीत क्लास में शायद पहली बार बोलेंगे प्रणीत। Sir, some special powers means privileges. तो स्पेशल पावर तो यहाँ पे भी दे रहे हैं, देखो कितना स्पेशल पावर दे, 95 मीटर पे खड़ा कर दिया है ना प्रणीत। अच्छा अब बताओ, क्या कशा बताइए। सर इसमें वेल ऑफ सेक्शन को देते हैं, जैसे कि हम अंबानी के लिए कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर दें कि अच्छा इस एग्जांपल में प्रिविलेज लगा के बताओ, क्या कशा? मे बी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। नहीं वो नहीं है प्रिविलेजेस। प्रिविलेज मतलब यह है कि अमीर जो वेल ऑफ, जैसे कि सर इसमें जो ए पर्सन है उसको कुछ और ज्यादा थोड़ा सा पुशअप कर दें, उसको कुछ उसको यहाँ बेनिफिट दे पर दें। बी की जगह कौन आ जाए? अगर ए आ जाएगा ना, यस सर। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रिविलेजेस बच्चों। तो प्रिविलेजेस तो भाई हटाना है हमको, अगर आप पॉजिटिव वाली बात करोगे। नेगेटिव वाले ऐसे बोलते हैं यार तुम प्रिविलेजेस भी मत दो तो अफर्मेटिव एक्शन भी मत दो, नेगेटिव वाले ऐसे बोलेंगे सबको इक्वल रखो ना भाई, प्रिविलेजेस भी मत दो और क्या दो तुम, ये भी मत दो अफर्मेटिव एक्शन में, छोड़ो, बात ही खत्म। नेगेटिव मतलब जीरो, दोनों को 0 मीटर पे खड़ा कर दो। पॉजिटिव बोलेंगे भैया हमसे नहीं होगा, हम मैं इमोशनल आदमी, हम देखते हैं हमारे आंखों से टप टप आंसू देंगे, लंगड़ाता हुआ आदमी कैसे जीते, तो हम उसको 95 मीटर पे खड़ा कर देंगे। पॉजिटिव वाले ऐसे बोलेंगे। इसको क्या बोला गया? इसको अफर्मेटिव एक्शन। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आता है, ऐसा जस्टिस वाला व्यक्ति आता है जो ए को खड़ा कर देता है यहाँ पे 95 मीटर का, तो मतलब क्या होगा? उसका प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना किसको? अमीर लोगों को। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो भी 10 लाख से ज्यादा इनकम है उसको वो टैक्स नहीं देंगे, रिग्रेसिव टैक्सेशन लगा दूंगा, तो दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ द प्रिविलेज, कि मैंने उनको प्रिविलेज दे दिया। जैसे फ्रांस के अंदर प्रिविलेजेस होता था, इलीट सेक्शन था, ठीक है, उनको क्या था, उन क्लर्जिकल सेक्शन था, नोबल्स जो थे उनको क्या करना, टैक्स कम देना पड़ता था, और जो नीचे कॉमन मासेस हैं उनको ज्यादा देना पड़ता था, तो रिग्रेसिव टैक्सेशन है ना। ये सब हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो प्रिविलेजेस का मतलब समझा, अमीर लोगों का है भाई प्रिविलेजेस। प्रणीत समझ में आया? प्रिविलेजेस मतलब अमीर लोगों का, अफर्मेटिव एक्शन गरीब लोगों का। अमीर लोग जो पहले से अमीर है उनको और अमीरी दे दी, और तुमने प्रिविलेज दे दी। प्रिविलेज गरीब को नहीं, गरीब का कहीं का प्रिविलेज भाई,
गरीब के खाने के लिए रोटी नहीं, उसके पास खाने का प्रिविलेज। इसको अगर तुमने 95 मीटर पे खड़ा कर दिया तो कोई प्रिविलेज थोड़ा ना दे दिया। इसकी जिंदगी देखो 20 साल से, दे ही नहीं सकते तुम प्रिविलेज। तुमने तो बस थोड़ा सा पुश दिया है, अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, देखिए अब देखो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी, तुमसे पूछ रहे, तुम्हारा दिमाग पढ़ रहे हैं तुम इक्वालिटी नेगेटिव करते हो कि पॉजिटिव करते हो, इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। दिस इज द राइट एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी। नहीं, आइडियोलॉजी हटा दोगे तो फिर क्या इक्वालिटी होगा? इक्वालिटी इन द सोसाइटी। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन नहीं, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे अगर तुमको प्रिविलेजेस का मतलब नहीं पता होता, अगर तुमको ये प्रिविलेजेस ऐसे पता होता कि गरीब लोगों को भी देने वाली चीज प्रिविलेज ही होती है, गड़बड़ कर देते इस क्वेश्चन में। ऐसी गहराई में उतरना पड़ेगा, समझ में आया? तो प्रिविलेज, अगर यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन लिखा होता ना बच्चों, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। अफर्मेटिव एक्शन को तो तुम हटा ही नहीं सकते। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कल, अफर्मेटिव एक्शन सेकंड प्रिविलेजेस, तो फिर आप क्या कर सकते हो? फिर प्रिविलेजेस को लगाओ, अफर्मेटिव एक्शन को मतलब है। तो ये प्रिविलेज गलत इसीलिए क्योंकि अमीर को थोड़ी ना दे दोगे तुम इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर। अगर तुम मान लो तुमको प्रिविलेजेस का मतलब भी पता है और तुम्हारा दिमाग ऐसा चलता है यार अमीरों को ज्यादा पैसा देना चाहिए, लगा दिया तुमने, कहा कि यार क्वेश्चन अपनी जगह है, अपने आइडियोलॉजी अपनी जगह है ना, प्रिविलेजेस को सपोर्ट कर दिया मान लो तुमने, ठीक है, तो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। ये पढ़ रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर कि आपके अंदर पढ़ रहे हैं कि आपने किस तरह से। अब ये क्वेश्चन है, ये अगर तुमको प्रेम्बल, इसलिए बोल रहा हूँ मुंह जबानी याद होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ करना पड़ेगा बच्चों सबको। कि अगर आपको ये नहीं पता होता ना, अगर रटा हुआ नहीं होता लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी है कि नहीं है, तो आप सोचते यार इकोनॉमिक लिबर्टी भी, वहां पे कंफ्यूजन करना ही नहीं, वहां पे हमको कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना। एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना बच्चों, तो फिर पाइल अप होगा, फिर कंफ्यूजन, फिर तुमको कोई नहीं रोक पाएगा कंफ्यूज होने से, अगला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो जो चीज रटनी है वो रटो, नहीं रटी जाती मेरे को बता दो। जैसे अपन ने कमिटीज रटने की थी, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं थी, रट लिए। अगर मैं आनंदिता से बोलूं, आनंदिता हाउस कमेटी में कौन कौन थे बताओ, तो बता पाएगी आनंदिता? हाउस कमेटी में ना वो कुछ बड़ा नाम था, कृष्णा नहीं सॉरी राम सीता कुछ हाँ, तो। बस इतना भी याद आ गया ना, राम सीता याद आ गया तो तुमने लगा दिया टिक। हाउस मतलब घर, घर का मतलब राम सीता, बस हो गया। बिजनेस कमेटी मुंशी, कितना इजी है याद करना। थोड़ा सा आप स्टोरी की तरफ जाओगे, जैसे आमिर से पूछो, आमिर राजेंद्र प्रसाद की 4 कमेटी बता दो भैया, आमिर स्टोरी के साथ। आमिर की तो आवाज ही नहीं आती है, जम्मू कश्मीर में रहते हैं आमिर, तो उनकी आवाज नहीं आती हमें। चारों का बता, चारों कमेटीज, चारों का बताएंगे। राजेंद्र प्रसाद ने कमेटी में पहले हमने स्टाफ देखा था, उसमें खूब सारे मेंबर्स, तो वहां से स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी आ गई। फिर हमने एक कार देखी थी और कार में एक फ्लैग था, तो कार के अंदर स्टीयरिंग होती है, तो स्टीयरिंग कमेटी, और जो फ्लैग है उसके लिए फ्लैग कमेटी, और उन जो स्टाफ थे उनके लिए जो रिफॉर्म्स बनाए गए, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो प्रोसेसर हो गया। बस सो सिंपल, कहाँ रखने की कोशिश करो, बस स्टोरी बना के याद कर लो। राजेंद्र प्रसाद खाली सबसे पहले दिमाग में आएगा प्रेसिडेंट, खाली आदमी बैठा है, चल भाई स्टाफ संभाल ले, ड्राइवर बन जा, ड्राइवर में बन जाएगा, कार याद आ जाएगी, कार आपको याद आ जाएगी, झंडा लगा हुआ है कार के अंदर, और फिर क्या होगा? स्टाफ को संभाल ले, बस ये हो गया, खत्म काम। मुंशी हाउस कमेटी, वो हाउस कमेटी पिता है, सीता है, राम है, और क्या है? आपका भाई है। ऐसे याद करना। पर जो कंसेप्ट है इसको तुम रख नहीं सकते प्रिविलेजेस वालों, इसको कंसेप्चुअल ही चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको वो एग्जांपल ही याद रखना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो हम ये समझ गए देखो कि नेगेटिव वाला ऐसा बोलेगा कि भाई ए और बी दोनों 0 मीटर पे खड़े होंगे, दैट इज नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला से बोलेगा नहीं बी को 95 पे करो भाई, नाइंसाफी इसका। यहां से दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी दोनों के पास इक्वल है, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज योर पॉजिटिव इक्वालिटी। नेगेटिव इक्वालिटी, ए और बी दोनों 0 मीटर पे। प्रिविलेजेस माने क्या है? अरे भाई ए को खड़ा कर दिया यहाँ पे, लो बी ऐसे बोल रहा था अरे भाई क्या जरूरत थी, वैसे लंगड़ा लंगड़ा के मैं, तुमने पहले ए को खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये है प्रिविलेजेस। आ गया ना क्वेश्चन प्रिविलेजेस पे? अब नहीं होता तो फिर नहीं हो पाता। अफर्मेटिव एक्शन क्या है? अफर्मेटिव एक्शन जब बी को आपने 95 मिनट, ये आपको याद रखना है व्हाट इज इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के अंदर हमने देखा इक्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू
पॉजिटिव, पॉजिटिव को बड़ा इसलिए लिखा है जिससे कि आपको याद रहे कि हमको पॉजिटिव फॉलो करना है। अब वो बोलेंगे व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज इक्वालिटी, ऐसे पूछेंगे, तुम्हारा दिमाग पढ़ेंगे। फिर दे देंगे नेगेटिव इक्वालिटी का भी एग्जाम्पल, और ये होगा नेगेटिव इक्वालिटी। ठीक है, नेगेटिव इक्वालिटी मानी जीरो और दोनों को जीरो पे खड़ा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब ये क्वेश्चन बताना तो मुझे कि यहाँ पर ए और बी खड़े हैं। ए को पता है, तुम ए तो बहुत ही ज्यादा वेल ऑफ फैमिली से है, बी है उस वो यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अब मुझे ये आंसर क्या क्वेश्चन बताइए। अगर मान लो बी को मैं 95 मीटर पे खड़ा करूंगा तो सोसाइटी के अंदर ये काम कौन करता है? क्या क्वेश्चन, बी को 95 मीटर पे खड़ा कर देगा, कौन करेगा ये काम? स्टेट। स्टेट करेगा, है ना। स्टेट को, अगर स्टेट मान लो ए इज पावरफुल देन द स्टेट, अगर मान लो ए पावरफुल है स्टेट से, तो क्या ए करने देगा बच्चों काम? बताओ क्या नहीं कैसे? सर, नहीं करना। स्टेट को है ना हमको ज्यादा पावर देनी पड़ेगी इस वाले सिस्टम के अंदर, पॉजिटिव इक्वालिटी में। स्टेट शुड बी मोर पावरफुल, पावरफुल स्टेट होना चाहिए कि जो ए को कहे कि भाई तू, अगर मान लो स्टेट ऐसा होता है बिल्कुल जिसके पास पावर ही नहीं है, कुछ लिमिटेड पावर है स्टेट के पास, तो ए बोलेगा भाई स्टेट तू भी आ जा कि तेरे भी एक दो टांगे तोड़ देता हूं मैं, ये ऐसे करने लग जाएगा। तो स्टेट को पावरफुल होना चाहिए, स्टेट शुड बी पावरफुल स्टेट, देन ओनली स्टेट कैन पुट बी एट 95। तो हम ये यहाँ पे देखो पॉजिटिव जो इक्वालिटी होगा उसके लिए जो बंदा होगा जो उसको 95 मीटर पे खड़ा करेगा ना, दैट शुड बी स्टेट। ऑब्वियसली सोसाइटी में स्टेट ही करेगा। ठीक है, वो स्टेट जो होता है ना, दैट इज पावरफुल स्टेट बच्चों, और दैट इज नोन एज वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, दैट इज नोन एज इगैलिटेरियन स्टेट। अब इगैलिटेरियन और वेलफेयर में भी अंतर होता है, पर वो इतना तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, दैट इज नोन एज वेलफेयर स्टेट, दैट इज नोन एज इगैलिटेरियन स्टेट, ये वेलफेयर का। अब यहाँ पर आ जाओ, दूसरी साइड आ जाओ। दूसरी साइड बताओ कि अब इस स्टेट के पास क्या होनी चाहिए? सारी पावर होनी चाहिए कि तुमको सिक्योरिटी पे पावर प्रोवाइड करें, सोशो इकोनॉमिक राइट सब कुछ प्रोवाइड करें, इसके पास इतना पावर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा हो स्टेट कैन डू दिस वन, स्टेट कैन डू दिस वन, ये सब चीजें पावर तुमको दे रहा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ए और बी जब 0 मीटर पे खड़े हैं ना, तो यहाँ की स्टेट होगी ना बहुत पावरलेस होगी स्टेट, काम की नहीं है स्टेट, यानी पावरलेस है। देखो स्टेट के दो फंक्शन होते हैं, एक तो तुमको सोशो इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करें और पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड करें, और एक काम होता है तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड। ठीक है, दो काम होते हैं स्टेट के कि सोशो इकोनॉमिक राइट मतलब कहीं गरीबी वरीबी दिखी तो अफर्मेटिव एक्शन दीजिए, सोशो इकोनॉमिक राइट। पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है? पॉलिटिकल अधिकार ये होते हैं कि आपको सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द स्टेट के अंदर। सब वोट देने जाओगे, ऐसा नहीं कि किसी के गेट के आगे 2 जने खड़े हो गए कि वोट देने नहीं जाने देंगे तुम्हें। सब कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन के अंदर, पार्टिसिपेंट बन सकते हो इलेक्शन के अंदर, कंटेस्टेंट बन सकते हो इलेक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो ये होता है पॉलिटिकल राइट। तो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स दे स्टेट, और दूसरा तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड। यहाँ वाली स्टेट से ऐसे बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे, नहीं तो तुम क्या करोगे, इसकी तरह बिहेव करोगे। हम ए और जी को एक ही इसके ऊपर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टेट इज नोन एज लिमिटेड स्टेट विच हैव ओनली द पावर, एक ही पावर है इनका। क्या पावर है इनके पास? इनके पास एक ही पावर है, क्या? कि तुम क्या करो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, बाकी का काम हम देख लेंगे। मतलब सोशो इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट्स, ये अपने हिसाब से हो जाएगा सिस्टम, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी उतना उसका पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसमें जितना कैपेबिलिटी और एबिलिटी उतना उसके पास सोशो इकोनॉमिक राइट, उतना उसके पास लैंड का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, उतना उनका कंट्रोल सोसाइटी हो। तो ये जो सिस्टम जाएगा ना, ये जाएगा हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी पे। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, नेगेटिव इक्वालिटी विल लीड्स टू द फ्री मार्केट इकोनॉमी, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं वो बिल्कुल। उनको बस तुमको ये पकड़वाना है कि तुम लोग क्या बिलीव करते हो, तुम लोग नेगेटिव इक्वालिटी पे बिलीव करते हो कि पॉजिटिव इक्वालिटी पे। तो इसके लिए तुमको नेगेटिव इक्वालिटी और पॉजिटिव इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव इक्वालिटी विल लीड्स टुवर्ड्स द लिमिटेड स्टेट, जिसका काम क्या है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ये स्टेट क्या है, चौकीदार की भूमिका निभा रहा है। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं चौकीदार हूं, ठीक है, उनका मतलब यही था कि मैं चौकीदार हूं, मतलब मैं सिर्फ तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, सोशो इकोनॉमिक राइट्स तुम ले लो अपना।
ठीक है, मैं सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को सेव करूंगा, बस मजाक के लिए बोल रहे हैं। कोई भी भक्त ऑफेंड हुआ हो तो प्लीज डोंट ऑफेंड, बताने के लिए बोल रहे हैं। और चौकीदार को इंग्लिश में बोलते हैं नाइट वॉचमैन। तो दिस इज नोन एज व्हाट, नाइट वॉचमैन स्टेट। नेगेटिव इक्वलिटी विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, नाइट वॉचमैन स्टेट। पुलिस स्टेट, जो तुमको सोशो इकोनॉमिक राइट नहीं पढ़ो, वो कहेगा बी को मैं 95 मीटर पे खड़ा ही नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को अधिकार नहीं दी। बी का दम है तो वो जीत के दिखा दे रेस। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम के अंदर इनइक्वलिटी। क्वेश्चन कैसे आएगा प्रीलिम्स से? अगेन अपन को तो कंसेप्ट हम क्यों सीख रहे हैं, क्वेश्चन करने सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि देखो नेगेटिव इक्वलिटी, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कौन सी इक्वलिटी जो है निम्न में से कौन सी इक्वलिटी जो है वो क्या करती है, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाती है। तो बताओ हिमांशु, कौन सी फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव हिमांशु? पॉजिटिव 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 कॉल। पॉजिटिव वाली फ्री मार्केट की तरफ जा रही है। नहीं सॉरी सर, नेगेटिव सर। नहीं, यही गलत कर दो तुम, एग्जाम में तो छोड़ो, यही गलत कर दो अभी, है ना। ये नेगेटिव वाली जा रही है फ्री मार्केट की तरफ, नेगेटिव वाला, है ना। अच्छा, अब मुझको बताएंगे अल्पा शर्मा। अल्पा शर्मा ये बताएं आप मेरे को कि इसके अंदर क्या नाइट वॉचमैन स्टेट किसके अंदर बोलूं, पॉजिटिव में बोलूं कि नेगेटिव में बोलूं? नाइट वॉचमैन सर नेगेटिव। नेगेटिव, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, तुमको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। वेलफेयर स्टेट यहाँ पे हो जाएगी, एगैलिटेरियन स्टेट यहाँ हो जाएगी, नेगेटिव के अंदर इस तरह से आ जाएगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी नेगेटिव तक आ जाएगी। इसके अंदर नेगेटिव के अंदर क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और एब्सेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, दोनों एब्सेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एज वेल एज प्रिविलेजेस। इसके अंदर क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। हाँ एक सेकेंड, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस तो है इसके अंदर, पर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन शुड बी देयर। हाँ आई थिंक कहकशा की आवाज थी, हाँ बोलिए कहकशा। सर हम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज करते हैं ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड वो अपॉर्चुनिटी वाला दोनों यूज करते हैं ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वो आर्टिकल 14 के अंदर बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा वो मैं तुमको, वो हम करते पॉजिटिव ही है, बताते हैं वो आर्टिकल 14 के अंदर बताते हैं, ठीक है कहकशा। यस सर। करेंगे, हमको पॉजिटिव ही करनी है भाई, कभी ऐसे मत लिखिए ना कि नेगेटिव इक्वल, वो क्या चीज है वो हम बताएंगे आपको, राइट। बस अभी आपके लिए बोल रहे हैं कहकशा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये पता ही होगा आर्टिकल 14 के अंदर यस क्या है। सर। अगर मान लीजिए यस सर, उसमें लॉ बनाते हैं हम, कहकशा से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम कानून बनाते हैं कहकशा, तो अगर हम दोनों को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर उसके अंदर हम जैसे आरटीई एक्ट बनाए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसके अंदर तो फिर गरीब लोगों के लिए 25% सीट रिजर्व कर ही नहीं सकते थे। सर वो तो सर ये वो तो पता है सर, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यूज करते हैं, वो तो पॉजिटिव पर अगर फॉलो आप करने जैसे के लिए आप सर। लेकिन सर अगर एलपीजी लेकर आए हम, हाँ एलपीजी लेकर आए, तो एलपीजी के अंदर भी एमएसएमई को तो दिया ही है ना आपने, कुछ बेनिफिट तो दे ही रखे हैं ना एमएसएमई को एलपीजी के अंदर भी। यस सर। कोई भी आपका कानून होगा ना, वो ऐसा तो नहीं होगा कि जिसमें सब सामान हो, ऐसे तो बनाया नहीं है मैंने कोई भी कानून। चल आप तो लॉ के स्टूडेंट, आप बताएं कोई कानून। हाँ ये है कि मर्डर जो करेगा ना उसके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ हो जाएगा। सर उसमें भी तो सर देखते हैं अगर कोई बच्चा, क्योंकि सर क्रिमिनल ऑफिस में तो मेंस्ट्रिया काउंट करता है, जुवेनाइल जस्टिस एंड मेंस्ट्रिया भी काउंट करेगा। अगर मैंने मैच स्टिक ले लिया और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तो मैंने वहां पे आग नहीं लगाई। बिल्कुल, तो दोनों है इसके अंदर, मतलब दोनों नहीं, दोनों कैसे बोल सकते, लाइटनेस इन डार्कनेस नहीं होता ना, अपन ने पढ़ा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बताएंगे आर्टिकल 14 के अंदर किस तरह का ये सिस्टम होता है, ये हम इसके अंदर बताएंगे इक्वलिटी बिफोर। जैसे कि अगर कहकर आपसे एक चीज पूछे हम, जैसे कि आर्टिकल 16 क्या है, व्हाट डू आर्टिकल 16 क्या है, उसका पहला लाइन पढ़ो आर्टिकल 16 का। याद नहीं है। इक्वालिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट ये है। तो अगर पहली लाइन पढ़ोगे ना तुम, तो इसमें आपको नेगेटिविटी दिख रही है ना, इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रिजर्वेशन और ये सब चीजें नहीं है पहली लाइन के अंदर, ठीक है। बट अगर 16 क्लॉज 4 पढ़ोगे तो वहां पर आ जाएगा रिजर्वेशन। तो जो पहली लाइन होती है ना हर लॉ, फंडामेंटल राइट्स तो सारे, हाँ तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना सारी की पहली लाइन तो नेगेटिव की तरफ जा रही है,
कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी। भी हमारा नेगेटिव से सर, हमारा लॉ की डेफिनेशन भी नेगेटिव ही है। नेगेटिव ही होगा, पर उसके अंदर जो राइटर्स डालेंगे ना वो उसको पॉजिटिव बना देगा। फिर यस सर। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास तब आ जाएगी। समझ आ रहा है? ये अपन फंडामेंटल राइट्स में यही पढ़ना है अपन को। एक्चुअली हम लोगों का क्या है, बेसिक अभी फंडामेंटल राइट्स का क्लियर नहीं है, इसलिए मैं सबको नहीं बता सकता, पर कहकर आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से। यस सर। ठीक है, चलिए। तो पॉजिटिव इक्वालिटी के अंदर ये देखिए, पॉजिटिव इक्वालिटी का मतलब क्या है। अच्छा मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वालिटी में अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि विच इज डायनामिक कॉन्सेप्ट और विच इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, तो कोई बताओ मुझे, पॉजिटिव डायनामिक है कि नेगेटिव डायनामिक है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव डायनेमिक। पॉजिटिव डायनामिक बोल रहे हैं टीपू और हिमांशु। ठीक है, और कोई? पॉजिटिव। कोई नेगेटिव वाला भी आओ, किसी के दिमाग में नेगेटिव आ रहा हो तो देखो क्यों। अच्छा आनंदिता ये बताओ क्यों पॉजिटिव डायनामिक है? आनंदिता। क्योंकि मतलब ऐसे स्टेट लोग ऐसे नए नए रूल्स निकाल के ऐसे मतलब। हाँ मतलब इसमें चेंज हो सकता है ना कि आप रिजर्वेशन कितने दे रहे हो, 40% दे रहे हो, 30% दे रहे हो, इसमें change जैसे उसमें टैक्स में भी चेंज हो सकता है, जैसे मतलब हाँ। कितना टैक्स देना है। हाँ कितना देना है नहीं देना है, चेंज हो सकता है। नेगेटिव में तो भाई इसने साफ साफ बोल दिया, ना तुमको एब्सेंस, ना तुमको प्रिविलेजेस चाहिए, ना हमको, और ना ही हमको क्या चाहिए, प्रिविलेजेस चाहिए, और ना ही हमको अफर्मेटिव एक्शन चाहिए। बस इसका तो स्टैटिक हो गया ना, ये तो कुछ भी नहीं। इसमें कुछ है, अब कुछ कितना है वो उसको डायनेमिक बना दे। टैक्सेशन कितना है कि कितना देना है कितना नहीं देना, वो उसको डायनेमिक बना देगा। बी को 95 में खड़ा करना है कि 90 पे खड़ा करना है कि 89 पे खड़ा करना है, वो उसको डायनेमिक बना देगा। दैट इज इक्वालिटी। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव, आज का जो डिस्कशन हो रहा है, आज का और कल का डिस्कशन, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक है, ये देखना है 2 मार्क्स का तुम्हारा आज और कल के अंदर पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो पॉजिटिव इक्वालिटी क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सो दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज इक्वल चांस टू डेवलप देमसेल्फ एट द फुलेस्ट। इट इज डायनामिक कंसेप्ट, इट इज रिलेटिव, क्योंकि 90 पे खड़ा करना है, 95 पे करना है, 20 पे खड़ा करना है, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिव, लीड्स टू egalitarian सोसाइटी और वेलफेयरिस्टिक सोसाइटी। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज पॉजिटिव इक्वालिटी। ठीक है, नेगेटिव इक्वालिटी मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, पर इसके अंदर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस के साथ साथ अफर्मेटिव एक्शंस भी क्या है, हटा दिए। ठीक है, प्रिविलेजेस नहीं होंगी तो अफर्मेटिव एक्शंस भी नहीं होंगे। इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता है पुलिस स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट, और इसको लेजेस फेरे बोलते हैं। लेजेस फेरे का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? फ्री मार्केट सर। नहीं, फ्री मार्केट नहीं होता। इस टर्म का मतलब क्या है? नॉन इंटरफेरेंस बाय स्टेट। हाँ, लीव अस अलोन है। अगर इसका देखिए ना, लीव अस अलोन, कि हमको अकेला छोड़ दो। किसको बोल रहे हैं? स्टेट को बोल रहे हैं। स्टेट वालों, हमको अकेला छोड़ दो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के अंदर। तुम मत आओ जबरदस्ती ए और बी के बीच में, तुम बी को लाके 95 मीटर पे खड़ा मत करो, हमको अकेला छोड़ दो, ए और बी को अकेला छोड़ दो, दे विल डिसाइड बाय देयर ओन। ठीक है, so I hope this is clear and it will leads to our negative equality will leads toward the market economy की तरफ ये चली जाएगी। राइट, तो हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी क्या होता है? तो इक्वालिटी में यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इक्वालिटी पे कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो तुम उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, पर प्लीज कीप इन दिस माइंड, नेगेटिव इक्वालिटी को सपोर्ट मत देना कर देना, बिकॉज तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता, बिकॉज तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं करे। अमेरिका में बैठ के होते और अमेरिका का पीएससी एग्जामिनेशन दे रहे होते, एपीएससी एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर तुम कर सकते हो नेगेटिव इक्वालिटी को सपोर्ट, क्योंकि वहां पे नाइट वॉचमैन स्टेट है, वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे स्टेट के अंदर ज्यादा पावर नहीं होती कि वो इंटरफेयर करे। पर यहाँ पे हम स्टेट के अंदर किसी भी कानून के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, गरीब लोगों के लिए, विमेन के लिए, SC STs के लिए, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए, कुछ भी डाल सकते हैं। ये हमारी कानून के अंदर हमारे लोगों के पास पावर है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इक्वालिटी। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं लिबर्टी के बारे में। तो जैसे हमने पहले इक्वालिटी के बारे में पूछा था, आई विल आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द लिबर्टी। अभी तक कौन नहीं बोला है क्लास में से, उसको मैं पकड़ता हूँ। विकास नागर, विकास आप बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय द लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? विकास, अच्छा ये भी सही है ना अपने क्लास के अंदर, मतलब ऑफलाइन क्लास में तो नहीं होता है। विकास, क्या आप लोग सुन सकते हैं? देखो अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो चैट में लिख दो भाई, ऐसे बताना तो। योगेश बताएंगे? योगेश,
योगेश, यस योगेश। अनुषा सर बताएं। आजादी। हाँ योगेश बताएं प्लीज। हाँ योगेश। जी सर, आजादी होना सर, फ्री होना। आजादी होना, तो आजादी होना तो अगर मेरे पास आजादी है कि मैं